हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित जानना चाहता था कि आखिर अक्षय किस तरह की शर्त लगाना चाहता था। अक्षय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, इस वक्त तो गुलेरिया परिवार भरपूर साथ दे रहा है तुम्हारा, मगर जब तुमसे तुम्हारी दौलत और तुम्हारा पावर छीन लिया जाएगा उस वक्त में तुम्हें उनका असली चेहरा नजर आएगा। गुलेरिया परिवार जब यह देखेंगे कि तुम्हारे पास वह पैसा और पावर नहीं रहा तो तुम्हें लगता है कि गुलेरिया परिवार इसी तरह तुम्हें सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता भी तुम्हारे साथ कभी नहीं जोड़ेंगे। जिस अनिका के प्यार में तुम अंधे बने घूम रहे हो वही अनिका तुम्हें ठोकर मार कर तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाएगी। अक्षय ने यह बात काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। रोहित ने भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अक्षय से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। रोहित की आवाज़ में कॉन्फिडेंस देखकर अक्षय ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम एक सरफिरे इंसान हो, मगर यह नहीं जानता था कि तुम प्यार में अंधे एक पागल हो। जो गलती मैंने सालों पहले की थी वही गलती तुम करने जा रहे हो। अपने प्यार पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करके तुम एक दिन ज़रूर पछताओगे। देखना, वह दिन जरूर आएगा जब तुम और तुम्हारी माँ मेरे पैरों में गिर करके मेरे सामने मदद की भीख मांगोगे। तुम दोनों गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने। जब एक एक करके तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े हर लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई थी। इससे पहले कि रोहित काउंटर आर्गूमेंट कर पाता उससे पहले अक्षय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित अपनी एक उंगली अपने गालों पर रखकर अपनी चेयर पर बैठा कुछ देर तक अक्षय के बारे में सोचता रहा। रोहित को पक्का यकीन हो गया था कि अक्षय का दिल काफ़ी नरम था। वह बाहर से चाहे कितनी भी शैतानी बातें करने की कोशिश कर रहा हो मगर उसका दिल बिल्कुल मोम का बना हुआ था। अक्षय अपने ही दिल की आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। रोहित जानता था कि जो इंसान अपने ही दिल की बातें ना सुन सकता हो वह खुद ही अपना दुश्मन बना घूमता रहता है। मगर फिर भी रोहित इतना तो जान चुका था कि ज़रूर अक्षय रोहित को हराने के लिए कोई ना कोई चाल चलने वाला था। मगर रोहित यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अक्षय का अगला कदम क्या होगा। जब रोहित ये सब कुछ सोच रहा था तभी रोहित की ऑफिस के बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सारी की सारी आवाज़ रोहित के दिल के काफ़ी करीब थी। रोहित ने जब अपनी कैबिन से बाहर निकलकर देखा तो अनिका और आयशा तीनों बच्चों के साथ रोहित की ओर आ रहे थे। रोहित को देखते ही नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए रोहित की ओर दौड़ लगाई। रोहित के पाँव से लिपट कर रिया ने कहा, डैडी क्या आप जानते हैं अभी नीचे कितना मज़ा आया मुझे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि नीचे क्या कुछ हुआ था, मगर रोहित ने बिल्कुल बेखबर होने की एक्टिंग करते हुए रिया से कहा, क्या हुआ, मैं तो अपने काम में बिजी था। क्या तुमने सबने मिलकर नीचे कोई पार्टी की जिसमें मुझे इनवाइट नहीं किया। रिया ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, अरे नहीं डैडी, अगर हम पार्टी करेंगे तो क्या आपको इनवाइट नहीं करेंगे। आपके बिना तो हमारी पार्टी अधूरी रह जाएगी। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि बड़ों का मन कैसे जीता जा सकते हैं। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के ठीक पीछे खड़े थे, मगर रोहित को देखकर उन दोनों के एक्सप्रेशन काफ़ी नरम थे। आर्यन ने भी अपने पापा को ग्रीट किया। अब अलेक्जेंडर जानता था कि रोहित को ग्रीट करने की अब उसकी बारी थी। वो रूड नहीं लगाना चाहता था, इसलिए रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, हेलो डैड। भले ही अलेक्जेंडर की आवाज़ में रोहित को अभी भी वह अपनापन नज़र नहीं आ रहा था, मगर रोहित इस बात से खुश था कि अलेक्जेंडर ने रिश्ते को एक्सेप्ट करने की ओर अपना पहला कदम उठा लिया था। रोहित ठीक अलेक्जेंडर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपना एक हाथ अलेक्जेंडर के कंधे पर रखकर कहने लगा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा नाम बदल देना चाहिए। यह नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम कोई खड़ूस राजा हो जो दूसरे राजाओं की रियासत हथियाने निकला है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नाम सोच कर रखे हैं, तुम्हें जो भी पसंद हो वह सिलेक्ट कर सकते हो। तभी अनिका ने भी अपने घुटनों के बल बैठते हुए अलेक्जेंडर से कहा, मुझे लगता है तुम्हारा सरनेम गुलेरिया होना चाहिए। अनिका के मुंह से यह प्रस्ताव सुनते ही रोहित ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अलेक्जेंडर ने भी कुछ देर सोचने के बाद कहा, एक बात तो पक्की है, मैं अपना सरनेम मारवा नहीं रखने वाला, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि मैं यहाँ आर्यन से उसके हक और अधिकार छीनने आया हूँ। अगर मैं आप सबको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैं बड़े होकर अपने पैसे खुद कमा लूँगा। मुझे किसी की रियासत हथियाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलेक्जेंडर की यह बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अलेक्जेंडर इतनी छोटी सी उम्र में ही सेल्फ डिपेंडेंट होने की बातें कर रहा था। यह सुनकर अनिका को काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसने अलेक्जेंडर की पीठ थपथपाते हुए कहा, यह बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। चलो, तुम्हारी बात भी सही है, मगर अब कोई अच्छा सा नाम भी तो सोचना होगा। रोहित के हाथ को कंधे से हटाते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, ना ही मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ और ना ही मुझे किसी सरनेम की कोई ज़रूरत है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। अगर आप लोगों को मेरा नाम पसंद नहीं है तो आप लोग सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं तो बेशक निकाल दीजिए, मगर मैं अलेक्जेंडर हूँ और हमेशा अलेक्जेंडर ही रहूँगा। नाम बदलने की बात सुनते ही अलेक्जेंडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह अब ज़्यादा देर किसी के साथ कोई और कमेंट नहीं करना चाहता था। इसलिए अपनी बात पूरी करते ही अलेक्जेंडर अपने कमरे की ओर दौड़कर चला गया और कमरे के अंदर जाते ही उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अलेक्जेंडर काफ़ी इरिटेट होकर अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा। तभी अलेक्जेंडर की जेब में पड़ा उसका सीक्रेट फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। जैसे ही अलेक्जेंडर ने कॉल रिसीव किया, क्रिस्टोफर की आवाज़ अलेक्जेंडर के कानों पर पड़ी। कैसे हो बेटा? तुम तो अपने बाप को पूरी तरह भूल गए। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने बाप की सिखाई हुई हर चीज़ भूल गए हो या कुछ बातें याद हैं तुम्हें? क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर की नज़रें झुक गई। चाहे क्रिस्टोफर कैसा भी था, मगर पिछले 6 सालों में क्रिस्टोफर ने अच्छी तरह से अलेक्जेंडर की देखभाल की थी। भले ही अलेक्जेंडर की परवरिश करने का क्रिस्टोफर का तरीका काफ़ी अजीब था, मगर पिछले 6 सालों में क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को बिल्कुल महफूज रखा था। क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनते ही 6 साल के अलेक्जेंडर के मन में काफ़ी उलझनें पैदा हो गई। अलेक्जेंडर ने दबी हुई आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, आई मिस यू डैडी। अलेक्जेंडर के मुंह से यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्रिस्टोफर की यह बात सुनते ही अलेक्जेंडर की आंखें भर आई। जब अलेक्जेंडर फ़ोन पर खामोश रहा तो क्रिस्टोफर ने कहा, ठीक है, अगर हम दोनों एक दूसरे को इतना ही मिस करते हैं तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ वापस आ जाना चाहिए। मैं अभी अपने किसी आदमी को भेजता हूँ, वह तुम्हें फिर से यहाँ ले आएगा। क्रिस्टोफर की बात सुनते ही अलेक्जेंडर काफ़ी कंफ्यूज हो गया। उसने कुछ कहा नहीं था, मगर अलेक्जेंडर की खामोशी ने काफ़ी कुछ बता दिया था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। एक तरफ तो तुम कहते हो कि मुझे मिस करते हो, मगर यहाँ आना भी नहीं चाहते। इसका मतलब साफ है कि अपने असली माँ बाप के पास जाकर तुम अब धीरे धीरे उनके परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हो। शायद यह बात अब तक तुम खुद भी नहीं जानते थे, मगर तुम्हारे इस रिएक्शन से मैं तुम्हारा मन अच्छी तरह जान गया हूँ। आखिर 6 सालों तक पाला है मैंने तुम्हें। तुम कब क्या रिएक्शन देते हो, यह सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वक्त मैं इतना ही कह सकता हूँ कि धीरे धीरे तुम अपने परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हो, और जितना तुम अपने परिवार के नज़दीक जाओगे उतना ही मुझसे दूर होते चले जाओगे। अलेक्जेंडर जानता था कि कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर की हर बात सच्ची थी। अलेक्जेंडर उसे मिस ज़रूर करता था, मगर वह फिर से उस बेसमेंट वाले कमरे में जाना नहीं चाहता था। जब अलेक्जेंडर दिल्ली पहुंचा था तब वह अपने पालतू जानवरों को बहुत मिस करता था और हमेशा यह सोचता रहता कि उसे जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास वापस जाना था। मगर क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के सारे दोस्तों को दिल्ली भिजवाकर अलेक्जेंडर की वह इच्छा भी पूरी कर दी थी। अब वह अपने दोस्तों को मिस नहीं करता था, इसलिए उसके पास अब वापस जाने का कोई कारण नहीं था। क्रिस्टोफर ने कुछ देर बाद कहा, तुम अगर इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, मगर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारा जब जी करे तब मुझे एक कॉल लगा देना। मेरा एक आदमी तुम्हें वहाँ से छुड़ा ले जाएगा। अलेक्जेंडर इस बात पर भी बिल्कुल खामोश रहा। टॉपिक बदलते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, वैसे उस रोहित मारवा ने तुम्हारा नया नाम क्या रखा है? इस बात का पलट कर जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, मैं अपना नाम कभी नहीं बदलूंगा। क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारा जो नाम है वह हो सकता है कि उनके परिवार का हिस्सा ना लगे। वह अपने परिवार के मुताबिक तुम्हारा नाम रखने की कोशिश करेंगे। अलेक्जेंडर जानता था कि क्रिस्टोफर जो कुछ भी कह रहा था वह सब सच था, मगर अलेक्जेंडर और रोहित के बीच में अभी अभी क्या बात हुई थी वह सारी बातें अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर से कहा, मैं अपना नाम कभी नहीं बदलने वाला।
बस इस बात पर अलेक्जेंडर को फ़ोन के जरिए क्रिस्टोफर की हंसी सुनाई देने लगी। तुम्हारा नाम मैंने रखा है और वह लोग मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। अपने बेटे का नाम अगर कोई दुश्मन रखे तो यह बात उन लोगों की आंखों को चोट पहुंचाती रहेगी। वह लोग मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन समझते हैं और तुम्हें इस विलन की परछाई। वह लोग मेरे साथ जुड़ी तमाम चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह तुम्हारा अपना नाम ही क्यों ना हो। अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो ना सही। इसके बाद क्रिस्टोफर ने पूछा, वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? इस सवाल पर अलेक्जेंडर को थोड़ी सी हैरानी होने लगी। उसने कहा, वह बिल्कुल ठीक है, मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर से कोई बहुत बड़ी बात कहने वाला था, मगर तभी अचानक अलेक्जेंडर के बेडरूम के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। अलेक्जेंडर दौड़कर दरवाजे के पास गया और अंदर से ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? क्यों परेशान कर रहे हो? तभी अलेक्जेंडर को बाहर से रिया की आवाज़ सुनाई दी। रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, अलेक्जेंडर जल्दी चलो, खाना तैयार है, हमारे लंच का टाइम हो गया है और आज लंच में तुम्हारी मनपसंद चीज़ें बनी हैं। क्या तुम जानते हो, तुम्हें गाजर बहुत पसंद है ना? इसलिए आज तो खास तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया गया है। यह डिश तुमने यूरोप में पहले कभी नहीं खाई होगी। अगर एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। रिया यह कहने के बाद भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करती रही। अलेक्जेंडर ने धीमी आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, मुझे अब जाना होगा, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। यह कहकर अलेक्जेंडर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और दरवाज़ा खोलकर रिया के साथ नीचे चला गया। वहाँ एक काफ़ी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ क्रिस्टोफर अपने एक कान पर फ़ोन लगाए खिड़की के बाहर देखता रहा। अपनी मुट्ठी में फ़ोन को मसलते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, यह नन्हा सा शैतान बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया है। मेरे मुंह पर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लगता है अब इस पर भी मारवा ख़ानदान के खून का रंग चढ़ने लगा है। तभी क्रिस्टोफर के सामने बैठे आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, या यूँ कहा जाए कि तुम्हारे साथ का रंग अब अलेक्जेंडर के मन से उतरने लगा है। आशीष की इस बात पर क्रिस्टोफर गुस्से से लाल आंखें लिए आशीष की ओर देखता रहा। जब क्रिस्टोफर गुस्से से आशीष डोगरा की ओर देख रहा था, तब आशीष ने मुस्कुराते हुए क्रिस्टोफर से कहा, तुमने भी उसकी कोई खास अच्छी परवरिश भी नहीं की है, जो अब उसके पास अच्छा बर्ताव एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्रिस्टोफर ने आशीष की इस बात पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्या कमी थी मेरी परवरिश में? उसे जब जो चाहिए होता मैं हमेशा भिजवा देता, और यह मत भूलो कि आज वह जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं नहीं होता तो वह कब का मर गया होता। आशीष डोगरा ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ही ने उसकी जान बचाई है, मगर जान बचाने के बाद उसके साथ किया क्या? एक अंधेरी काली कोठरी में उसे डाल दिया। इंसान जन्म लेता है दुनिया देखने के लिए, तुमने उसी दुनिया से उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। यहाँ वह सिर्फ सांसें लेता रहा, वहाँ जाकर उसे ज़िंदगी क्या होती है इस बात का एहसास हुआ है। उसे भी अधिकार है कि बाकी आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारे। एक काले कमरे में रहकर तुमने उसे अपनी ही ज़िंदगी से दूर कर दिया था। आशीष डोगरा की बातें सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए कहा, तुम्हारी खांसी काफ़ी कम हो गई है, इसलिए इतना ज़्यादा बोल सकते हो। आशीष डोगरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जब से मैंने वह दवाई ली है मेरी खांसी काफ़ी कंट्रोल में आ गई है। चलो मरने से पहले कुछ पल राहत की सांस ले पाऊँगा, वरना मुझे तो लग रहा था कि यह आखिरी 3 महीने भी खांसते खांसते ही गुजर जाएंगे। आशीष डोगरा की बात सुनते ही क्रिस्टोफर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्रिस्टोफर ने आशीष डोगरा के कानों को मसलते हुए कहा, सचमुच तुम बड़े ही प्यारे बदकिस्मत हो। मारवा हाउस में खाना खाने के बाद रोहित और अनिका बच्चों के कमरे में जाकर कुछ वक्त गुजारने लगे। तीनों बच्चे कुछ देर तक गेम्स खेलते रहे। तीनों बच्चों के शोर शराबे में अचानक ही अनिका की आंखें भारी होने लगी। रोहित ने जैसे ही देखा कि अनिका नींद में अपना सर का बैलेंस घुमाने वाली थी, तब जल्दी से रोहित अनिका के ठीक बगल में जाकर बैठ गया ताकि अनिका का सर सीधे रोहित के कंधे पर आकर झुके। कुछ देर तक अनिका रोहित के कंधे पर सर रखकर सोई, मगर फिर अचानक ही रिया ने जोर से शोर मचाना शुरू किया, जिससे अनिका की आंखें खुल गई। रिया मोबाइल गेम खेलते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जीत चुकी थी, इसलिए ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी थी। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया को देखकर काफ़ी खुश लग रहे थे।
बच्चों को एक दूसरे के साथ इस तरह घुल मिलकर खेलते हुए देखकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, मुझे लगता है अलेक्जेंडर बच्चों के साथ तो काफ़ी अच्छी तरह घुल मिल गया है, मगर हमारे साथ घुलने मिलने में उसे कुछ वक्त लग सकता है। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अलेक्जेंडर के साथ बितानी चाहिए ताकि वह हमारे परिवार के साथ कंफर्टेबल हो जाए। अनिका ने रोहित की इस बात पर हाँ पर अपना सर हिला दिया। रोहित ने अनिका से कहा, मुझे लगता है अब तुम्हें भी यहीं आकर रहना चाहिए। अनिका रोहित की इस बात पर हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखें करके रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम मेरा गलत मतलब मत समझो। मैं तो सिर्फ बच्चों की खातिर कह रहा था। आर्यन और मैं तो तुम्हें मिस करते हैं ही, मगर मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर भी तुम्हें काफ़ी मिस करता है। वो बोल नहीं सकता। मुझे लगता है कि तीनों बच्चों को अपनी माँ की ज़रूरत है। मैं तो बच्चों के लिए कह रहा था। अनिका ने रोहित की आंखों में शरारत पढ़ ली थी। अनिका ने रोहित से कहा, मुझे बहुत काम है। वाकई में अनिका काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रही थी। अनिका दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रही थी कि आखिर किस तरह वह स्वाति मल्होत्रा ने छुपाए हुए क्ल्यूज तक पहुंचकर V16 का डोज हासिल कर सके। अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अब अनिका के पास वक्त बहुत कम था। तीनों बच्चे आपस में खेलते खेलते थक गए और फिर तीनों एक बेड पर जाकर एक दूसरे के बिल्कुल करीब लेट गए। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम तीनों दुनिया के सबसे बदकिस्मत बच्चे हैं? रिया की यह बात सुनकर अनिका और रोहित दोनों हैरान हो गए। नन्ही रिया ने आर्यन की ओर देखकर कहा, सारे बच्चों के माँ बाप एक साथ रहते हैं, मगर हम ही वह बदकिस्मत बच्चे हैं जिनके माँ बाप एक साथ नहीं रहते। अलेक्जेंड्रिया यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। उसने रिया से पूछा, क्या सारे बच्चों के माँ बाप बच्चों के साथ ही रहते हैं? रिया ने अपना एक हाथ सर पर मारते हुए कहा कि तुम्हें इतना भी पता नहीं? तुम इंटरनेट पर इतनी बातें पढ़ते और सीखते रहते हो, तो क्या तुमने कभी इंटरनेट पर यह नहीं पढ़ा कि छोटे बच्चे हमेशा ही अपने माँ बाप के साथ रहते हैं? अलेक्जेंडर ने अपनी नज़रें झुका ली। अलेक्जेंडर ने कभी भी इन बातों के बारे में कोई सर्च नहीं की थी। नन्ही रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा क्या तुम हमारे साथ में नहीं रह सकती? क्या आपको पता है रात को आर्यन को कभी कभी बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि वह आपको बहुत मिस करता है। रिया की बात सुनते ही आर्यन हैरान रिया की ओर देखने लगा। आर्यन जानता था कि रिया झूठ बोल रही थी। आर्यन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि खुद रिया रात को अचानक ही नींद से जाग जाती थी और अनिका को याद करने लगती थी। मगर तब आर्यन ने रिया के सर पर हाथ रखकर उसे फिर से सुलाया था। आर्यन को इस बार रिया की इस झूठ पर गुस्सा नहीं आ रहा था। आर्यन जानता था कि रिया वह सब सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि वह किसी तरह अनिका को जाने से रोके। अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। अनिका की बात सुनते ही आर्यन और रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित के चेहरे पर भी खुशी नज़र आ रही थी, मगर वो किसी तरह अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा था। रोहित को आज इस बात का एहसास हो गया था कि फाइनली उसकी पूरी फैमिली एक ही छत के नीचे एक साथ ज़िंदगी गुजारने की ओर पहला कदम बढ़ाने वाली थी। अनिका ने रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट देख ली थी, इसलिए रोहित को आंख दिखाते हुए अनिका ने कहा, मुझे लगता है मैं यहीं इसी कमरे में बच्चों के साथ सो जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे लिए कोई और कमरा पसंद कर लेना चाहिए। रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? इस छोटे से घर में अब मैं कहाँ अपने लिए जगह ढूंढने जाऊं? इससे पहले कि अनिका रोहित की इस बात का जवाब देती, कमरे के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। रोहित ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रोहित ने देखा कि तेज़ सांसें लेता हुआ चिराग मेहता दरवाजे के बाहर खड़ा था। चिराग मेहता ने तेज़ सांसें लेते हुए रोहित से कहा, अभी के अभी हंसराज मारवा ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मीटिंग बुलाई है। यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने चिराग मेहता से कहा, मुझे लगता है उन्होंने अपने हिस्से के 50% शेयर हासिल कर लिए हैं, इसलिए इतनी अर्जेंटली मीटिंग बुला रहे हैं। चिराग मेहता ने तेज़ सांसें लेते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। मैंने पिछले कुछ दिनों से उन पर नज़र बनाए रखी थी। उन्होंने अपने अमेरिका के बिजनेस का सारा पैसा हमारी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया है। हमारे कुछ लोग भी उनका साथ देने वाले हैं।
और आपके कहने के मुताबिक मैंने हमारे कुछ खास लोगों को भी जानबूझकर उनका साथ देने के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। रोहित ने चिराग मेहता की बात सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। चिराग मेहता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर सर मैंने सुना है कि अक्षय वर्मा ने भी उनके साथ एक डील की है। अक्षय वर्मा के पास हमारी कंपनी के 5% शेयर थे जो वह हंसराज मारवा को देने वाला है। यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका जो ठीक रोहित के सामने खड़ी थी, रोहित और चिराग मेहता के बीच होने वाली बातें गौर से सुन रही थी। उसने रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया था कि रोहित मारवा और हंसराज मारवा के बीच छिड़ी जंग में रोहित ने एक ऐसा प्लान बना रखा था जिसमें वह हार कर भी जीतने वाला था। मगर अनिका पूरी तरह से यह नहीं जानती थी कि आखिर रोहित का प्लान क्या था। रोहित ने जानबूझकर अपने कुछ खास आदमियों को हंसराज का साथ देने को कहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आयुष और पंकज मारवा भी अपने हिस्से के शेयर के जरिए हंसराज मारवा को सपोर्ट करने वाले थे। मगर रोहित जानबूझकर खामोश रहकर यह पता लगाना चाहता था कि आखिर उसी के घर में कौन कौन था जो हंसराज मारवा का साथ देने वाला था। अनिका समझ गई थी कि इस बार रोहित ने घर के हर गद्दार को बेनकाब करने की ठान ली थी। जब रोहित ने देखा कि अनिका बड़े ही ध्यान से रोहित और चिराग मेहता की बातें सुन रही थी, तब रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अनिका काफ़ी हैरान थी। अनिका ने रोहित से पूछा, तुम ये किस तरह से कह सकते हो? मेरा मतलब है ज़्यादातर शेयर होल्डर्स अगर हंसराज मारवा का साथ देंगे तो फिर सिचुएशन तुम्हारे हाथ में कैसे रहेगी? रोहित ने इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रेटजी की यही तो खूबसूरती है। जब लोगों को लगे कि तुम हार रहे हो, वही सही मौका है सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाने का। जब सामने वाला अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझने लगे तब वह एक बहुत भारी गलती कर देता है, और वह गलती ये होती है कि वह अपने सामने खड़े इंसान को कमज़ोर समझने लगता है। मगर मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। बस यूँ समझ लो कि यह बस एक छोटी सी चाल चल रहा हूँ जिससे मुझे यह समझ में आए कि मेरे ही घर में मेरी पीठ पीछे कौन मुझे खंजर भोंकने की कोशिश कर रहा है। इस बार एक साथ सारा कचरा साफ हो जाएगा। उसके बाद तुम बड़े ही शांति से इस घर में रह पाओगी। और हाँ, तुम्हारे डैड से कह देना कि उन्हें भी अब ज़्यादा पैसे खर्च करके मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और हाँ, मेरी प्लानिंग के बारे में उन्हें अभी कुछ मत बताना। वैसे भी वह मारवा ख़ानदान से काफ़ी नफरत करते हैं। अगर घर में क्या हो रहा है यह सारी बातें उन्हें बताई तो वह पक्का हमारी शादी रोक देंगे। आखिरकार वह अपनी बेटी को किसी ऐसे घर में नहीं भेजना चाहेंगे जिस घर में उसके पति के दोस्त से ज़्यादा दुश्मन हो। चिराग मेहता कुछ और काम की बातें करके वहाँ से चला गया। रोहित कुछ देर के लिए बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। रोहित खामोश खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। तभी अनिका रोहित के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। रोहित को मन ही मन कुछ सोचते हुए देखकर अनिका ने रोहित से पूछा, आखिर इस जंग में फ़ायदा किसका होगा? रोहित बिना कोई बात किए बस मुस्कुराते हुए अनिका को देखता रहा। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित की आंखें क्या कहना चाहती थी। फिर अचानक ही अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, वैसे देखा जाए तो इस पूरी जंग में सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को हुआ हो तो वह है उस इंपीरियल ग्रुप के मिस्टर किंग का। सचमुच बड़ा ही शातिर और चालाक बिजनेसमैन निकला। बाप बेटे की जंग का फ़ायदा उठाते हुए 1000 रुपये का शेयर 20,000 में बेचकर काफ़ी मोटी रकम जब्त कर ली। किंग की तारीफ सुनकर रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या एक्सप्रेशन दे। तभी अनिका ने रोहित से कहा, छोड़ो, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे भी मुझे उससे एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर किसी तरह वह मेरा काम करने के लिए राज़ी हो जाए तो अनिका आगे बात करने से कतरा रही थी। रोहित ने अनिका की आंखों में बेचैनी पढ़ ली थी। रोहित ने अनिका से पूछा, वैसे तुम्हें किंग से क्या काम है? अनिका के मुंह से किंग से मदद लेने की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया था। रोहित खुद नहीं जानता था कि आखिर अनिका को किंग के पास क्या काम था। रोहित के सवाल का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जाने से पहले बूढ़े बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर इस दुनिया में मुझसे कोई मदद कर सकता है तो वह सिर्फ इंपीरियल ग्रुप का किंग था। मुझे यह नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, मगर इसी सिलसिले में मैं किंग से मिलना चाहती हूँ। अनिका की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। रोहित अनिका से अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ छुपाना नहीं चाहता था,
मगर इंपीरियल ग्रुप के कुछ रूल्स थे जो ग्रुप का लीडर होने के नाते रोहित को निभाने थे। रोहित अपनी आइडेंटिटी किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था, चाहे वह उसकी होने वाली पत्नी ही क्यों ना हो। रोहित के मन में इच्छा तो बहुत हुई कि वह अनिका से कह दे कि वह इंपीरियल ग्रुप का किंग था, मगर रोहित के फर्ज ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। रोहित ने अनिका से कहा, अगर तुम्हें किंग की मदद चाहिए तो यह मुश्किल नहीं होगा, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। अनिका भी अब रोहित को इस बात के लिए ज़्यादा उलझाना नहीं चाहती थी, इसलिए बात घुमाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, इस वक्त तुम्हें कंपनी में आई इस नई मुसीबत का सामना करने में तुम्हारा पूरा ध्यान लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे VV16 पावर ड्रग ढूंढने में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। हमें किसी भी तरह V16 पावर ड्रग तक कुछ ही दिनों में पहुंचना होगा। अनिका जानती थी कि इतनी आसानी से वह स्वाति के छोड़े हुए क्लू को पहचान नहीं पाएगी। स्वाति के मरने के बाद इतने सालों बाद भी जिन क्लूज तक क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग नहीं पहुंच पाई थी, उन क्लूज तक पहुंचना अनिका के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। मगर अनिका ज़मीन आसमान एक करके स्वाति के छोड़े हुए क्लूज तक पहुंचने की ठान ले ली। अलेक्जेंडर को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। रोहित अनिका से कोई और बात करे उससे पहले फिर से चिराग दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चिराग को फिर से आया हुआ देखकर रोहित के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आने लगी, मगर रोहित जानता था कि इस वक्त चिराग भी कंपनी में हुई उथल पुथल से काफ़ी परेशान था। रोहित चिराग के साथ नीचे लिविंग रूम में चला गया। कुछ देर चिराग से बात करने के बाद रोहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई। चिराग को आने वाले 2 दिनों में बहुत काम करना था। हंसराज मारवा ने 2 दिनों बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी और रोहित की प्लानिंग के मुताबिक चिराग को कई चीज़ों को इन 2 दिनों में अंजाम देना था। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर रोहित की सिग्नेचर लेने के बाद चिराग वहां से चला गया। चिराग के जाते ही रोहित तेजी से बेडरूम की ओर जाने लगा। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही रोहित ने देखा अनिका बिस्तर पर लेटकर फ़ोन पर कुछ काम कर रही थी। रोहित ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका उसे रोहित के बेडरूम में मिलेगी। रोहित कई दिनों से अनिका से प्यार करने के लिए बेसब्र था। रोहित ने सोचा था कि अनिका रिया के कमरे में रिया के साथ सो जाएगी, मगर अनिका को रोहित के बेडरूम में देखकर रोहित की उम्मीदें फिर से जागने लगी थी। रोहित जानता था कि बिस्तर पर लेटने के बाद कुछ ही मिनटों में अनिका गहरी नींद में सो जाती थी। इस बार रोहित अपनी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने देना चाहता था, इसलिए जल्दी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर रोहित बाहर आ गया। अनिका को मोबाइल फ़ोन पर काम करता हुआ देखकर रोहित की जान में जान आई। रोहित जानता था कि आज सही मौका था उसकी उम्मीदों को अंजाम तक पहुंचाने का। रोहित काफ़ी रोमांटिक मूड में आ गया था। हल्की सी विसल करते हुए रोहित अनिका के पास जाने लगा। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, मगर बाहर से आ रही हल्की रोशनी में और मोबाइल की स्क्रीन की लाइट में अनिका का चेहरा रोहित को साफ नज़र आ रहा था। रोहित के बिस्तर पर अनिका एक चादर ओढ़े लेटी हुई थी। अनिका की नज़रें अपने मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी और रोहित की नज़रें अनिका की खूबसूरती पर। जैसे ही रोहित अनिका के पास जाकर बैठा, अनिका ने सीधे रोहित के होठों पर अपनी एक उंगली रख दी। अनिका का स्पर्श होते ही रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आज आखिर अनिका को क्या हो गया था। तभी अनिका की धीमी आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। अनिका ने कहा, तुम ये अचानक सीटी क्यों बजा रहे हो? शोर मत मचाओ वरना बच्चे जाग जाएंगे। अनिका की यह बात सुनते ही रोहित हैरान रह गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अगर रोहित अपने बेडरूम में सीटी बजाता है तो बच्चे अपने कमरे में कैसे जाग जाएंगे। तभी रोहित की नज़रें अनिका के ठीक बगल में चद्दर में लेटे हुए तीनों बच्चों पर पड़ी। रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन अपने अपने शरीर पर चद्दर डालकर ठीक अनिका के बगल में लेटे थे। बच्चों पर नज़र पड़ते ही रोहित ने अपने सर पर अपना हाथ रख लिया। रोहित ने दिल में कुछ और ही उम्मीदें जगाई थी, मगर मामला तो कुछ और ही निकला। अनिका ने धीमी आवाज़ में रोहित के कानों में कहा, बच्चे जिद कर रहे थे कि आज उन्हें मॉम और डैड दोनों के साथ सोना है, इसलिए मैंने तुमसे बिना परमिशन लिए ही बच्चों को तुम्हारे बेडरूम में सुला दिया। आई होप यू डोंट माइंड। आज रात मैं भी यही सो जाऊंगी। रोहित अनिका को समझाना चाहता था कि वह अभी यही चाहता था कि अनिका अपनी ज़िंदगी की हर रात रोहित के साथ बिताए, मगर रोहित ने यह नहीं सोचा था कि उसने अपनी कहानी को जिस अंजाम तक ले जाने के बारे में सोचा था उसका आगाज़ इस तरह से होगा। रोहित अपने दिल की बात अनिका को कह नहीं पा रहा था और अनिका रोहित के दिल की बात समझ नहीं पा रही थी। रोहित को कभी कभी अनिका की इस नासमझी से इरिटेशन भी होने लगी थी। रोहित ने कई बार अनिका को समझाने की कोशिश की थी कि अब उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का वक्त आ गया था,
बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। अनिका रोहित के 3 बच्चों की माँ थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। अनिका और रोहित के बीच में 6 साल पहले जो संबंध बने थे वह एक प्लानिंग का हिस्सा थे, मगर अब बहुत जल्द उनका रिश्ता अपनी असली अंजाम तक पहुंचने वाला था। वक्त आ गया था कि अनिका और रोहित को एक हो जाना चाहिए। रोहित से सब्र नहीं हो रहा था और अनिका रोहित की बेसब्री देख नहीं पा रही थी। रोहित धीरे से अनिका के बगल में जाकर लेट गया। अनिका ने अपना फ़ोन अपने तकिए के नीचे रख दिया और अपने बाल बांधकर सोने की कोशिश करने लगी। अनिका की आंखें गहरी होने लगी थी। तभी अनिका को महसूस हुआ कि रोहित ने धीरे से अनिका के कंधे पर हाथ रख दिया था। रोहित धीरे धीरे अनिका को अपनी ओर मोड़ने लगा। अनिका भी इस बार रोहित को रोक नहीं रही थी। जैसे ही अनिका और रोहित का चेहरा एक दूसरे के पास आया, अनिका महसूस करने लगी थी कि रोहित की सांसें तेज होने लगी थी। धीरे धीरे रोहित ने अनिका के होठों को चूमने के लिए अपने होठों को आगे बढ़ाया। अनिका ने रोहित को धीरे से एक धक्का दे दिया। हालांकि अनिका रोहित की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, मगर रोहित के एक्शन पर एक अपोजिट रिएक्शन देते हुए अनिका ने उसे एक हल्का सा धक्का दे दिया। रोहित जाकर सीधा बिस्तर से नीचे गिर गया। रोहित को तब इस बात का एहसास हुआ कि अनिका खुद भी एक काफ़ी मजबूत और ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट थी। रोहित को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर अनिका को काफ़ी अफसोस होने लगा। अनिका धीमी आवाज़ में रोहित से कहने लगी, आई एम सॉरी, तुम्हें चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। अनिका ने रोहित को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही रोहित ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, तभी रिया अपने कंबल से बाहर आकर रोहित और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, क्या हुआ मॉम डैड, आप लोग इतनी रात को इस तरह फाइटिंग क्यों कर रहे हो? क्या आप लोगों के बीच में फिर से कोई रेसलिंग मैच शुरू होने वाली है? रिया की आवाज़ सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर भी जाग गए। अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, क्या हुआ, यह तुम किस मैच की बात कर रही हो? रिया ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम जानते नहीं, मॉम और डैड दोनों बहुत अच्छे रेसलर हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त वह दोनों एक मैच खेलने जा रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आएगा। मैं इस मैच में डैड के साइड हूँ। कम ऑन डैड, मॉम के सामने हारना मत, मगर याद रहे मॉम को चोट नहीं लगनी चाहिए। रिया की इस तरह की अजीबोगरीब शर्त सुनकर रोहित काफ़ी परेशान हो गया। अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, मैं आपकी साइड हूँ। पूरी ताकत लगाकर फाइटिंग करना। मैं जानता हूँ लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, मगर आपको कमज़ोर नहीं होना है। मैं इस मुकाबले में आप ही की तरफ हूँ। इसके बाद अलेक्जेंडर और रिया ने आर्यन को हिलाते हुए पूछा, बताओ तुम किसकी तरफ हो? हालांकि आर्यन अलेक्जेंडर और रिया की ही उम्र का था, मगर अनिका और रोहित के रिएक्शन देखकर आर्यन समझ चुका था कि दोनों के बीच कोई फाइटिंग मैच नहीं होने वाली थी। सनी ने कहीं बाहर आर्यन को समझाया था कि जब भी दो बड़े यानी कि एक औरत और एक मर्द अपने बेडरूम में एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हों, तो समझ लेना बहुत जल्द उन्हें एक बेबी होने वाला है। हालांकि आर्यन पूरी तरह से यह बात नहीं समझ सकता था, मगर वह इतना ज़रूर जानता था कि बड़ों के बीच कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो बच्चे नहीं जानते। अलेक्जेंडर और रिया की ओर पीठ करते हुए आर्यन अपनी जगह पर सो गया और कहने लगा, मॉम डैड को आराम करने दो और तुम लोग चुपचाप सो जाओ। रिया ने आर्यन की पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, ओहो, तुम तो बहुत बिजी हो, बिल्कुल मम्मी की तरह। जरा उठ कर देखो तो कि दोनों में कौन जीतता है। अनिका जानती थी कि बच्चों का दिल रखने के लिए जब उसे रोहित के साथ फाइट करनी ही होगी। अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और ज़ोर से अनिका ने ज़मीन पर लेटे रोहित के पेट पर लात मार दी। अनिका ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि रोहित को ज़्यादा चोट ना लगे। पहली ही बार में रोहित ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, हार गया, मैं हार गया, इस फाइट में तुम जीत गई। बेड पर बैठे अलेक्जेंडर और रिया ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। दोनों ने अनिका को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और कुछ देर बाद रोहित की खिंचाई करते हुए दोनों अपनी अपनी जगह पर लेट गए। अनिका ने दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुम दोनों से कहा था ना, बेड पर लेटने के बाद ज़्यादा खेल कूद नहीं करनी है। कुछ ही देर में तुम दोनों को सो जाना है, फिर अब तक तुम जाग क्यों रहे थे? रिया ने जवाब देते हुए कहा, मम्मा हम तो सो ही गए थे। आप दोनों की फाइटिंग की आवाज़ सुनकर हमारी आंखें खुल गई। रिया की बात सुनकर रोहित को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसलिए अनिका से लात खाने के बाद रोहित चुपचाप अनिका के बगल में जाकर लेट गया। अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज पहली बार अनिका को रोहित के लिए काफ़ी तरस आ रहा था। अनिका जानती थी कि बहुत जल्द अनिका और रोहित शादी के बंधन में बंधने वाले थे,
और ऐसे में रोहित को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल था। इसलिए अनिका ने धीरे से रोहित के सीने पर हाथ रखते हुए उसे हल्की थपकियां देना शुरू कर दिया। रोहित को अचानक ही लगने लगा था कि अनिका उसे एक बच्चे की तरह सुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर हैरानी की बात यह है कुछ देर बाद रोहित गहरी नींद में सो गया। अक्सर ऐसा होता था कि बिस्तर पर लेटने के बाद अनिका कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में सो जाती थी, मगर आज अनिका का पूरा परिवार अनिका से पहले सो चुका था। अनिका ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब रोहित की आंख खुली तो बिस्तर पर कोई नहीं था। रोहित यह देखकर हैरान था कि अभी सुबह के 9 बजे थे, मगर बच्चों के साथ साथ अनिका भी जाग गई थी। अनिका में इस तरह के बदलाव रोहित ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तभी रोहित का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। जैसे ही रोहित ने फ़ोन उठाया, चिराग की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। चिराग मेहता ने कहा, कलयुग का महाभारत बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तैयार हो जाइए। चिराग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब आपको एक टाइगर की तरह झाड़ियों के पीछे छुपकर अपने शिकार को इंतज़ार करना है। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आखिर आपकी सेना में आपके खिलाफ लड़ने वाला कौन है। रोहित ने चिराग को ताना मारते हुए कहा, ध्यान रखना, अगर वह धोखेबाज तुम ही निकले तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही शिकार करूँगा। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि रोहित इस वक्त मजाक कर रहा था। रोहित को अगर अनिका के बाद इस दुनिया में बिजनेस के मामले में अगर किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा था तो वह चिराग था। रोहित जानता था कि चिराग उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। चिराग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बस मगर इतना याद रहे कि दुश्मन को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई प्लान भी मौजूद है, वरना वह लोग अलर्ट हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिलैक्स रहें तो उन्हें शक हो सकता है। बस मुझे लगता है कि हमें इस वक्त उन्हें यह दिखाना चाहिए कि कंपनी के शेयर को हासिल करने के लिए आप भी दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं, मगर आप इसी तरह घर में अपनी होने वाली बीवी के साथ वक्त गुजारते रहे तो उन्हें शक हो सकता है। रोहित जानता था कि चिराग की बात सही थी। रोहित ने चिराग से कहा, ठीक है तो फिर एक काम करो, मेरी एक फ़्लाइट टिकट बुक करवाओ जापान जाने के लिए। चिराग ने हैरान होकर रोहित से पूछा, तो क्या आप जापान जाने वाले हैं? रोहित ने चिराग की बात को हंसी में टालते हुए कहा, तुमने अभी अभी कहा ना कि मैं अपनी बीवी के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजार रहा हूँ, तो ज़रा मुझे बताओ कि क्या मैं अपना ये कीमती वक्त जाया करके इस वक्त जापान की टूर करने जाऊँ? रोहित की गोल गोल बातें चिराग की समझ के बाहर थी। रोहित ने अपनी पूरी बात समझाते हुए कहा, मेरी जगह किसी और को जापान भेज दो, दुश्मनों को शक नहीं होना चाहिए, उन्हें बस यही लगना चाहिए कि फ़ंड की कमी होने के कारण मैं अपने फॉरेन इन्वेस्टर से मिलने जा रहा हूँ। चिराग को रोहित की प्लानिंग बहुत अच्छी लगी। चिराग ने रोहित से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब से कुछ ही घंटों में आप एक स्पेशल फ़्लाइट पकड़कर जापान के लिए रवाना होने वाले हैं, मगर बस आप इतना याद रखिएगा कि जब तक आप जापान से वापस नहीं आ जाते आपको दिल्ली में किसी को दिखाई नहीं देना है। रोहित ने चिराग मेहता की बात में हामी भरते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब रोहित नीचे लिविंग हॉल में गया तो तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अनिका बड़े ही प्यार से तीनों बच्चों को नाश्ता खिला रही थी। यह सब कुछ देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे इसी दिन की तलाश में वह आज तक जिंदा था। तीनों बच्चों और अनिका के चेहरे की खुशी देखकर रोहित को लगने लगा था जैसे उसके जीवन को कोई मकसद मिल गया था। रोहित को देखकर जब नौकर दौड़कर रोहित का नाश्ता एक प्लेट में लेकर रोहित की ओर आया, तब रोहित ने इशारे से उसे वापस जाने को कहा। रोहित ने बड़े ही प्यार से डाइनिंग टेबल पर रखे फल उठाए और अपने हाथों से काट कर प्लेट में सजाकर अनिका के सामने रखे। घर के नौकर रोहित को इस तरह का बर्ताव देखकर हैरान रह गए थे। अनिका को भी रोहित का यह जेस्चर काफ़ी अच्छा लगा। अनिका जानती थी कि रोहित ने पहले भी अनिका का काफ़ी ख्याल रखा था, मगर अब धीरे धीरे अनिका को इस बात का एहसास होने लगा था कि रिश्ता शुरू होने के पहले कुछ दिन जो कुछ भी रोहित ने किया था वह उसका ढोंग नहीं था, बल्कि रोहित सचमुच पूरी ज़िंदगी अनिका के लिए यह सब कुछ कर सकता था। रिया पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं गई थी। वह चाहती थी कि अलेक्जेंडर के साथ रहकर वह अलेक्जेंडर के साथ दोस्ती बढ़ाए। रोहित और अनिका को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। वे दोनों भी यही चाहते थे कि किसी तरह अलेक्जेंडर दोनों बच्चों के साथ घुल मिलकर उनके परिवार का हिस्सा बन जाए। तीनों बच्चे जब नाश्ता करके गार्डन में खेलने के लिए गए तो रोहित ने अनिका को एक कोने में ले जाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना होगा, एक ऐसी जगह जहां मुझे कोई ना देख सके। अनिका हैरान होकर रोहित को देखने लगी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित आखिर ऐसा क्यों कह रहा था। अनिका जानती थी कि कंपनी में हो रही उथल पुथल को लेकर रोहित काफ़ी परेशान था। अनिका तुरंत समझ गई कि शायद यह रोहित के प्लानिंग का हिस्सा था। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं। क्या इसमें तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? अनिका ने रोहित से कहा, हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए शहर से बाहर एक छोटा सा विला खरीदा है, जिसके बारे में मैंने अभी किसी से कुछ नहीं बताया है। तुम चाहो तो कुछ दिन वहाँ गुजार सकते हो। हाँ, विला अभी पूरी तरह से खाली है, ना तो कोई फर्नीचर है और ना ही कोई बेड है। हाँ, एक कमरे में पंखा जरूर लगाया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वहाँ मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर तुम चाहो तो हम कुछ बेसिक सामान खरीद कर वहाँ तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, नहीं, वैसे मुझे वहाँ रहने के लिए ऐशो आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मुझे वहाँ रोज़ मिलने आया करोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिका जानती थी कि रोहित अपने अधूरे मकसद को पूरा करने की जल्दबाजी में था। अनिका ने रोहित को अपने आप से दूर धकेलते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी उस विला की चाबी लेकर आती हूँ। अनिका अपने कमरे में गई और कमरे की चाबी लेकर फिर से रोहित के पास आई। रोहित ने गार्डन में खेल रहे बच्चों को गुड बाय कहा और अनिका के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। मारवा हाउस से 1.5 घंटे की दूरी पर एक विला था। ऐसा लग रहा था जैसे विला जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। आसपास और कोई प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही थी। जब कार विला के अंदर पहुंची तो जगह को देखकर रोहित काफ़ी इम्प्रेस हो गया। यह जगह एक झरने के पास बनी हुई थी। रोहित को जिस तरह का हाइड आउट चाहिए था, यह बिल्कुल उसी तरह का एक हाइड आउट था, जहां कोई रोहित को देख नहीं पाता। रोहित जानता था कि ऐसी जगह पर रोहित अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल सेफ रह सकता था। रोहित के कमरे में एक गद्दा और कुछ बेसिक सामान की सजावट करने के बाद अनिका जब कमरे से बाहर जाने लगी तब रोहित ने अनिका को कमर से पकड़ लिया और ज़ोर से अपनी ओर खींच लिया। अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। अनिका जानती थी कि रोहित जिस मौके की तलाश में था वह मौका उसे मिल गया था। रोहित जिस तनाव से गुजर रहा था, ऐसे में अनिका रोहित को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अनिका अपने बाल बांधती हुई कमरे से बाहर निकली। अनिका के बाहर निकलते ही मुस्कुराते हुए रोहित ने अनिका को रोकते हुए पूछा, क्या तुम अब मुझसे प्यार करती हो? अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, मेरे लिए प्यार करने के लिए जिस्मानी करीबी ज़रूरी नहीं है। हाँ, मगर तुम्हारी हरकतें देखकर लग रहा है तुम्हारे लिए प्यार का सिर्फ यही मतलब है। तो अब अगर आपका मतलब पूरा हो गया हो तो क्या मैं यह समझूं कि तुम्हारा प्यार भी पूरा हो गया? रोहित ने अनिका के पास जाकर उसे फिर से गले लगाते हुए कहा, मैं तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करता रहूँगा। यह वादा किया है मैंने तुमसे और यह वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। रोहित के चेहरे को देखकर अब लग रहा था जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी मकसद भी पा लिया था। रोहित की फैमिली अब पूरी हो गई थी। रोहित की बातें सुनकर अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए थे। रोहित को एक हल्का सा धक्का देते हुए अनिका सीधे विला से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। रोहित मुस्कुराता हुआ वहीं बालकनी से अनिका की कार को जंगलों के पेड़ के बीच से जाते हुए देखता रहा। अनिका घर आकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगी। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका के पास आकर पूछा, मम्मा डैड कब तक घर वापस लौट आएंगे? अनिका के पास रिया के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह नहीं जानती थी कि आखिर कितने दिन तक रोहित उस विला में छुपने वाला था। अनिका यह भी नहीं जानती थी कि इस तरह विला में छुपकर रोहित क्या हासिल करना चाहता था। अनिका ने रिया से कहा, डैड बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, काम पूरा होते ही वापस आ जाएंगे। अनिका जब भी झूठ बोलती थी आर्यन को यह महसूस हो जाता था कि उसकी मॉम सच नहीं बोल रही हैं। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर रिया के ठीक पीछे खड़ा आर्यन समझ चुका था कि ज़रूर कोई गड़बड़ थी। इससे पहले कि आर्यन अनिका से कोई सवाल पूछ पाता, भूमिका तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुई और अनिका के पास आकर कहने लगी, अनिका, क्या तुम लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझते? अचानक ही भूमिका की ऐसी बात सुनकर अनिका चौंक गई। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो क्या वह मुझसे नहीं कह सकता था? इस तरह लोगों के सामने हाथ फैलाने का क्या मतलब है? अनिका खुद भी नहीं जानती थी कि भूमिका अचानक ही क्या बातें कर रही थी। भूमिका ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो, अगर पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे कह सकते हो,
भले ही मेरी नौकरी से मैं जो कुछ कमाती हूँ वह सारे पैसे तो लिपस्टिक और नेल पॉलिश खरीदने में खर्च हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि मैं मेरे भाई के कोई काम नहीं आ सकती। इतनी खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, बड़े से बड़े खानदान के लड़के मुझसे शादी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। बस तुम लोग इशारा करो, मैं अपने भाई की मदद करने के लिए एक समझौते की शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। दहेज में लड़का मुझे जो कुछ भी देगा उन पैसों से मैं कंपनी के शेयर खरीद लेंगे और रोहित को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। भूमिका की यह बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका को इस तरह का रिएक्ट करते हुए देखकर भूमिका ने कहा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करने के लिए कोई लड़का मुझे दहेज नहीं देगा? तुम जानती नहीं हो, रईस से रईस खानदान के लड़के मेरे साथ डेट पर जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं किसी के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाऊं तो वह अपने पुरखों की सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार हो जाएगा। भूमिका की स्पीड देखकर अनिका ने धीरे से ताली बजाते हुए भूमिका से कहा, यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी रोहित के बिजनेस में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की है। आई एम सॉरी, रोहित अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने के लिए काबिल है, उसे हमारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। भूमिका ने अनिका का एक हाथ पकड़ा और उसे कोने में ले गई। बच्चों से दूर ले जाने के बाद धीमी आवाज़ में भूमिका ने अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो रोहित इस वक्त जापान गया है? इस वक्त फ्लाइट में अभी बैठ चुका होगा। मैंने सुना है कि जापान जाकर वह अपने इन्वेस्टरों के सामने पैसे के लिए भीख मांगने वाला है, ताकि वह उन पैसों से कंपनी के शेयर खरीद सके। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ ही सेकंड में रोहित से यह सब कुछ छीन जाएगा? अनिका ने भूमिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं यह रिश्ते में इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे रोहित की दौलत में दिलचस्पी है और मैं जानती हूँ कि रोहित एक काबिल बिजनेसमैन है। तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। अनिका की बात और चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर भूमिका ने हैरान होकर अनिका से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अभी भूमिका का सवाल पूरा ही हुआ था कि अनिका का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। अनिका के मोबाइल स्क्रीन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा, जिसे देखकर भूमिका हैरान रह गई। भूमिका ने अनिका से कहा, जहाँ तक मुझे पता है रोहित इस वक्त फ्लाइट में होना चाहिए, फिर वह तुम्हें फ़ोन कैसे लगा रहा है? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित इस वक्त लोगों को बताना नहीं चाहता था कि वह यहीं दिल्ली में मौजूद था, इसलिए तुरंत अनिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट करके फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। फिर भूमिका से कहा, नहीं नहीं, यह रोहित का फ़ोन नहीं है। भूमिका हैरान हो गई। भूमिका ने अनिका से कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने खुद अभी अभी स्क्रीन पर रोहित का नाम पढ़ा। अगर वह इस वक्त प्लेन में बैठा है तो तुम्हें फ़ोन कैसे कर रहा है? अनिका ने बात छुपाने के लिए भूमिका से कहा, अरे वह दरअसल यह कोई और रोहित है जिसका अभी अभी मुझे कॉल आ रहा था। अनिका के चेहरे पर कन्फ्यूजन देखकर भूमिका समझ गई थी कि अनिका ज़रूर उसे कुछ न कुछ छुपा रही थी, मगर भूमिका ने ज़्यादा आर्गूमेंट ना करते हुए अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो, अगर कोई भी बात हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। तुम दोनों के लिए मुझसे जो भी होगा मैं ज़रूर करूँगी। और हाँ, मुझसे यह बातें छुपाना छोड़ दो। तुम मेरी दोस्त हो, मुझसे अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हो। यह कहने के बाद भूमिका वहाँ से चली गई। अनिका ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर देखा। रोहित ने अनिका को मैसेज में लिखा था, यहाँ मुझे बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या तुम कल कुछ घंटों के लिए यहाँ आ सकती हो? अनिका जानती थी कि उसने जो विला खरीदा था वह शहर से काफ़ी दूर था और वहाँ घने जंगल के अलावा कुछ नहीं था। ना तो घर में टेलीविज़न था और ना ही वहाँ इंटरनेट का सिग्नल था। अनिका ने अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करते हुए रोहित को लिखा, ठीक है, सुबह बच्चों को खाना खिलाने के बाद वहाँ आ जाऊँगी। इसके बाद अनिका ने अपना फ़ोन अपने पर्स में रख लिया। रात को बच्चों के साथ कुछ गेम खेलने के बाद अनिका ने तीनों बच्चों को सुला दिया। अनिका काफ़ी देर तक अलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरती रही। अनिका को अब दिन रात सिर्फ एक ही बात की चिंता हो रही थी कि वह किस तरह अलेक्जेंडर को बचाने के लिए V16 पावर ड्रग के आखिरी डोज तक पहुंच पाएगी। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद अनिका ने नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि किस वक्त उन्हें बच्चों को खाना खिलाना है और किस वक्त उन्हें सुलाना है। बच्चों को गार्डन में खेलता हुआ देखकर अनिका अपना लैपटॉप लेकर अपनी कार में जाकर बैठ गई। कार में बैठते ही रोहित को मैसेज किया कि वह विला पर आने के लिए मारवा हाउस से निकल चुकी है। जैसे ही अनिका की कार तेज़ी से मारवा हाउस से बाहर निकली, अचानक पार्किंग लॉट से एक और कार अनिका की कार का पीछा करते हुए मारवा हाउस से निकली। अनिका की ड्राइविंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी,
इसलिए जो कार पीछा कर रही थी वह अनिका की कार की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रही थी। किसी तरह उस कार ने अनिका की कार पर नजरें टिकाए रखी और काफ़ी देर तक अनिका की कार का पीछा करते हुए वह कार जंगलों के रास्ते अनिका के बनाए हुए खास विला की ओर पहुंचने लगी। जैसे ही अनिका की कार उस बिल्कुल वीरान विला के गेट के अंदर गई, पीछा करती हुई कार धीरे से विला से कुछ दूर आकर ठहर गई। उस कार का जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक के बाद एक 3 औरतें उस कार से बाहर निकली। सबसे पहले ड्राइवर ने रोहित की दादी माँ को सहारा देते हुए कार से बाहर उतारा। दादी माँ के पीछे देविका और आयशा भी कार से बाहर निकले। तीनों के चेहरे पर काफ़ी हैरानी नजर आ रही थी। दादी माँ अनिका को विला के अंदर जाते हुए देखकर काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। तभी धीमी आवाज़ में देविका ने दादी माँ से कहा, मैंने कहा था ना आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो, आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि आपकी होने वाली बहू क्या गुल खिला रही है। अभी रोहित को शहर से बाहर गए कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि इस लड़की ने अपने आशिक के साथ गुल खिलाना शुरू कर दिया। दादी माँ ने जैसे ही देविका की यह सारी बातें सुनी, उन्होंने शर्म से अपना सर झुका दिया। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वह किस बात पर देविका को क्या कहती। जो कुछ भी था वह उसकी आंखों के सामने हो रहा था। भले ही आयशा जानती थी कि अनिका रोहित को कभी धोखा नहीं दे सकती थी, मगर इस वक्त उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। जबकि देविका ने दादी माँ के मन में यह शक पैदा कर दिया था कि अनिका चोरी चुपके अपने किसी आशिक से मिलने जाती है। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आयशा की ओर देखकर कहा, अगर तुम अपने बेटे से प्यार करती हो तो तुम जरूर चाहोगी कि तुम्हारा बेटा जिसे भी अपना जीवन साथी चुने वह उसे हमेशा वफादार रहे। इस किस्म की लड़की किसी की सगी नहीं होती। पैसों के लिए शायद वह तुम्हारा और रोहित का साथ दे रही है, मगर उसका मन कहीं और लगा हुआ है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा बेटा ऐसी लड़की के साथ शादी करके कभी सुखी रह पाएगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा ही मारवा खानदान का भला चाहा है और मैं नहीं चाहती कि इस तरह की कोई लड़की हमारे खानदान का हिस्सा बनकर हमारा सर शर्म से झुका दे। दादी माँ एक लड़की का सहारा लेकर खड़ी थी। उस लकड़ी को ज़मीन पर पटकते हुए दादी माँ ने आयशा की ओर देखकर कहा, यकीन नहीं होता मुझे, जिस लड़की के पीछे रोहित दीवाना बना घूम रहा था वह लड़की उसी के पीठ पीछे ऐसे काम करती है। मैं रोहित की ज़िंदगी बर्बाद हुए नहीं देख सकती। आज इस लड़की का असली चेहरा दुनिया के सामने मैं ला कर रहूँगी और रोहित को अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करने से रोक कर रहूँगी। चलो इसी वक्त इस बंगले में जाकर मुझे देखना है कि आखिर कौन है वह आदमी जिसके लिए अनिका ने मेरे रोहित को धोखा दिया है। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ऐसी क्या खूबी है उस लड़के में जो मेरे रोहित में नहीं है। जैसे ही दादी माँ ने फिर से कार में बैठने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया, आयशा ने दादी माँ को रोकते हुए कहा, देखिए, इस तरह बिना इजाज़त किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ अनिका को बहुत अच्छी तरीके से, वो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती। हो सकता है वह किसी निजी कारण से किसी को मिलने गई हो। हमें इस तरह उस पर शक नहीं करना चाहिए। आयशा की यह बात सुनते ही दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए आयशा से कहा कि किस तरह की माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा जिससे जी जान से प्यार करता है, जिसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उस लड़की को इस तरह देखकर भी तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तुम कई सालों तक रोहित से दूर रही हो, मगर यह मत भूलो कि तुम एक माँ हो। तुमने जन्म दिया है रोहित को। क्या तुम्हारे मन में रोहित के लिए कोई इमोशंस नहीं बचे हैं? आयशा ने दादी माँ से कहा, देखिए, बात वह नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अनिका को। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे यकीन है। देविका ने आयशा की बात को बीच में काटते हुए कहा, अगर इतना ही यकीन है अपनी होने वाली बहू पर तो फिर चलो अंदर चलकर देख लेते हैं कि तुम्हारा यकीन सच है या नहीं। देविका की बातें सुनकर दादी माँ की सांसें तेज हो रही थी। उनके चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस वक्त अनिका की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अचानक ही दादी माँ ने कार में पड़ा अपना फ़ोन ड्राइवर से मंगवाया और अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करने लगी। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ क्या करना चाहती थी, इसलिए उनके हाथों से हिम्मत करके फ़ोन छीनते हुए आयशा ने दादी माँ से कहा, देखिए, प्लीज़ रोहित को कॉल करके इस वक्त डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि रोहित इस वक्त किन परिस्थितियों से घिरा हुआ है। इस वक्त ऐसी बातें करके हमें उसकी परेशानी और नहीं बढ़ानी चाहिए। हालांकि दादी माँ ने सबके सामने कहा था कि अगर रोहित आयशा का साथ देना चाहता है
तो दादी माँ अपने बेटे हंसराज का साथ देगी। मगर यह बात तो आयशा भी अच्छी तरह जानती थी कि दादी माँ हमेशा से ही रोहित के लिए ज़्यादा इमोशनल थी। दादी माँ के चेहरे की परेशानी पढ़कर आयशा ने दादी माँ से कहा, चलिए मान लेते हैं इस वक्त आप रोहित को सब कुछ बता देती हैं, तो क्या इस वक्त रोहित गुलेरिया परिवार का साथ छोड़ सकता है? दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि हंसराज मारवा के साथ जंग जीतने के लिए रोहित को गुलेरिया परिवार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, अगर आप यह समझती हैं कि आपका रोहित पर मुझसे ज़्यादा अधिकार है और आप रोहित को मुझसे ज़्यादा समझती हैं, तो अपने रोहित पर भरोसा रखिए। रोहित इतना समझदार है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ की उलझनें वह खुद सुलझा सकता है। जो कुछ भी करना होगा वह रोहित खुद कर लेगा। थोड़ा वक्त बीतने दीजिए, फिर सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगेगा। दादी माँ चाहे अपने हिस्से की कंपनी के शेयर रोहित और हंसराज मारवा के बीच चल रही जंग में दादी माँ हंसराज के सपोर्ट में इस्तेमाल करती, मगर दादी माँ ने बचपन से रोहित को एक माँ बनकर पाला था और वह भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित इस वक्त काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा था। इसलिए दादी माँ ने अपने हाथों में फ़ोन को ज़ोर से कसकर पकड़ लिया और अपना फ़ोन फिर से ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। दादी माँ को ऐसा करते हुए देखकर देविका ने दादी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलिए ठीक है, आप यह सब कुछ इस वक्त रोहित को मत बताइए, मगर अंदर चलकर देख तो लीजिए कि आखिर वह लड़की किसके साथ ऐश कर रही है। इसके बाद वक्त आने पर सब कुछ रोहित को बता दीजिएगा। आयशा ने इस बार देविका के सामने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम मेरे बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? सालों पहले एक शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बनाकर तुमने एक हंसते खेलते परिवार में आग लगाने की कोशिश की थी, और इसलिए शायद तुम्हें हर औरत में वही चेहरा नज़र आता है जो तुम खुद हो। मगर अनिका तुम जैसी नहीं है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आयशा की यह बात देविका को तीर की तरह चुभी थी। देविका भी अभी यह जान चुकी थी कि मन ही मन दादी माँ आयशा को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। दादी माँ की नज़रों में आज भी देविका का स्थान घर की बहू के रूप में नहीं था। कुछ देर अपने ही मन में कुछ सोचने के बाद माँ ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस घर ले चलो। दादी माँ का ऑर्डर सुनते ही ड्राइवर ने दादी माँ की पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर दादी माँ को कार के अंदर बिठाया। देविका अब ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कहने लगी, यह क्या कर रही हैं आप? देखिए, सबूत हमारे सामने हैं। अंदर चलकर उस लड़की का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना हमारा फ़र्ज है। रोहित की ज़िंदगी बचाना आपके हाथ में है। अब इतनी नज़दीक पहुंचकर भी हम इस लड़की की करतूतों पर अनदेखी करेंगे तो यह हमारे ख़ानदान के लिए काफ़ी शर्मनाक होगा। दादी माँ जैसे ही कार में बैठी, आयशा भी जल्दी से ठीक दादी माँ के बगल में जाकर बैठ गई। ड्राइवर कुछ देर तक देविका के अंदर बैठने का इंतज़ार करता रहा। जब देविका बाहर खड़ी दादी माँ को उससे सुनसान बंगले के अंदर जाने की जिद करती रही, तब दादी माँ ने ड्राइवर के कंधे पर अपनी लकड़ी थपथपाते हुए कहा, चलो ड्राइवर, हमें अभी के अभी निकलना है यहाँ से। जैसे ही देविका ने ड्राइवर को कार शुरू करते देखा, देविका दौड़कर कार के अंदर बैठ गई। देविका काफ़ी हैरानी से पीछे बैठी दादी माँ को देखती रही। देविका ने दादी माँ से कहा, यह अच्छा नहीं किया आपने। अरे सबूत हमारे सामने था, हमें बस एक कदम उठाना था। मुझे पता नहीं कि यह और माँ होने के बावजूद अपनी बहू की ऐसी हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रही है। दादी माँ के मन में भी इस वक्त वही सारी बातें चल रही थी जो देविका कह रही थी, मगर दादी माँ अपनी ही ममता के हाथों मजबूर थी। वो रोहित को ऐसी सिचुएशन में और ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। जैसे ही कार मारवा हाउस पहुंची, दादी माँ अपनी केयर टेकर के साथ अपने कमरे में चली गई। हैरान देविका काफ़ी देर तक कार से उतरकर दादी माँ को जाते हुए देखती रही। देविका को ऐसा लग रहा था जैसे हाथ आई बाजी उसके हाथ से निकल गई थी। कुछ देर बाद अचानक एक घर का नौकर आयशा के पास आया और उसे एक तस्वीर दिखाने लगा। वह तस्वीर देखकर आयशा चौंक गई। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो तस्वीर उस घर के नौकरों ने मारवा को दिखाई थी, उस तस्वीर में अनिका एक बंगले के अंदर जाती हुई नजर आ रही थी। तस्वीर को देखते ही आयशा ने यहाँ वहाँ देखकर उस तस्वीर को पलट दिया। आयशा नहीं चाहती थी कि वो तस्वीर कोई देखे, मगर उसके ठीक पीछे खड़ी देविका ने अनिका की उस तस्वीर को देख लिया था। आयशा काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। उसने यहाँ वहाँ देखकर इस बात की तसल्ली कर ली कि किसी ने नज़र आयशा और उस नौकर पर नहीं है। देविका एक बड़ी सी दीवार के पीछे जाकर छुप गई।
और वहीं से आयशा और उस नौकर को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नौकर को आयशा ने अनिका की जासूसी पर लगा रखा था। कुछ देर बाद उस नौकर के हाथ में एक मोटी सी रकम थमाते हुए आयशा ने कहा, इस बात को किसी भी तरह दबा दो। यह बात रिपोर्टर्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वह नौकर बेशक कोई जासूस था जो आयशा के लिए काम करता था। नौकर ने हाँ में अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। जैसे ही वह नौकर वहां से गया, आयशा ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा और घर के अंदर जाने लगी। इससे पहले कि वो घर के अंदर कदम रखती, दीवार के पीछे से देविका ने बाहर आकर उसे रोक लिया। देविका को वहां देखकर आयशा चौंक गई। देविका ने उससे कहा, यह क्या कर रही हो तुम? अपनी बहू को ऐसी हरकतों पर पर्दा डाल रही हो? तुम्हारे सीने में एक माँ का दिल है भी या नहीं? अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? क्या तुम हासिल क्या करना चाहती हो ये सब करके? क्यों दे रही हो उस अनिका का साथ, एक ऐसी औरत जो तुम्हारे बेटे को छोड़कर किसी और पराये मर्द के साथ इस वक्त उस बंगले में न जाने क्या कर रही है? उस औरत पर घिन आने चाहिए तुम्हें, बजाय इसके तुम उस औरत को अपनी काली करतूत ढकने के लिए सपोर्ट कर रही हो। तुमने एक बार चलकर देखने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर कौन है वह इंसान जो तुम्हारे बेटे की पीठ पीछे उसकी होने वाली पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आयशा ने देविका के ताने सुने नहीं जा रहे थे। उसने देविका से कहा, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? जाकर इस वक्त तुम्हारे प्रेमी की मदद करो, जिसे आज से 25 साल पहले तुमने मुझसे चुराया था। इस वक्त सपोर्टर की जरूरत उसे भी है। मेरे बेटे की फिक्र तुम मत करो, उसका ख्याल रखने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। आयशा के ऐसे तेवर देखते ही देविका ने भी पलटवार करते हुए कहा, किस बात की इतनी अकड़ है तुम में? सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस खानदान के वारिस को तुमने जन्म दिया है, इसीलिए इतना इतरा रही हो? मगर देख लेना, बहुत जल्द तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। देविका की यह बात काटते हुए आयशा ने कहा, तुम्हें अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। धक्के मार के किसे निकाला जाएगा यह तो वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे से और उसकी जिंदगी से दूर रहना। इतना याद रखना कि अगर एक माँ अपनी पर उतर आई तो तुम पर क्या कर सकती है तुम सोच भी नहीं सकती। आयशा की आंखों का गुस्सा देखकर कुछ वक्त के लिए देविका की बोलती बंद हो गई। देविका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमेशा ही शांत रहने वाली आयशा की आंखों में इस तरह से अचानक खून सवार हो जाएगा। देविका ने आयशा से कहा, ठीक है, फिर कुछ ही दिनों की बात है। तुम्हारी इस अकड़ को मैंने भी अपनी जूती के नीचे रोंदा नहीं तो मेरा नाम भी देविका नहीं। यह कहते हुए देविका अपने पांव पटककर वहां से चली गई। जब आयशा को यकीन हो गया कि देविका बंगले के अंदर चली गई थी, तब आयशा ने अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और अनिका को मैसेज करते हुए लिखा, तुम्हारा काम हो गया है। आयशा ने जानबूझकर अनिका के कहने पर यह सब कुछ किया था। अनिका जब रोहित को अपने विला में ले जा रही थी, तभी अनिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई रोहित और अनिका का पीछा कर रहा था। अनिका की ड्राइविंग स्किल्स का मुकाबला दिल्ली शहर में कोई नहीं कर सकता था। जो आदमी अनिका और रोहित का पीछा कर रहा था, उसे कंफ्यूज करके अनिका तेजी से आगे निकल गई थी। रोहित को बंगले में ड्रॉप करके जब वह मावरवा हाउस लौट रही थी, तब अनिका ने फिर से उसी आदमी को अपना पीछा करते हुए देखा था। अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर देविका के आदमी अनिका की हर चाल पर नजर बनाए हुए थे। वह जानती थी कि उन लोगों ने अब तक इस बात का पता नहीं लगाया था कि उस बंगले में अनिका क्या करने गई थी और उस बंगले में कौन था। इसीलिए आज जब अनिका सुबह जागी, तब पहले ही उसने आयशा को अपनी पूरी प्लानिंग बता दी थी, और वो भी ठीक अनिका के कहने पर देविका को गुमराह करने में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। आयशा को पूरी तरह से अनिका पर भरोसा था। आयशा अब तक अनिका के बारे में इतना तो जान चुकी थी कि वो जो भी फैसला लेती थी वह बड़े ही ध्यान से और सोच समझकर लेती थी। अनिका चाहती थी कि देविका और हंसराज अनिका पर शक करके थोड़े रिलैक्स हो जाएं। कहा जाता है कि जब दो दुश्मनों के बीच में जंग छिड़ी हो, तब अगर किसी दुश्मन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े तो दूसरा उसे कमजोर समझने की गलती कर बैठता है, और अनिका जानती थी कि देविका भी ऐसी ही कोई गलती करेगी। देविका जब हंसराज के कमरे में दाखिल हुई, हंसराज कोई बहुत गहरी फाइल पढ़ रहा था। देविका बड़े ही आराम से हंसराज के बगल में आकर बैठ गई। देविका ने देखा कि हंसराज का ध्यान पूरी तरह से उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल में था। हंसराज को इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं था कि देविका उसके बगल में आकर बैठी थी। देविका ने अपने दोनों हाथों से हंसराज के कंधों पर धीरे धीरे मसाज करते हुए कहा, डरो मत, जीत तुम्हारी होगी। बहुत जल्द तुम फिर से अपनी कुर्सी पर बैठोगे और वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा।
हंसराज ने देविका की बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह बस एक के बाद एक फाइल के पन्ने पलट रहा था। देविका अच्छी तरह से जानती थी कि हंसराज ज्यादातर देविका की बातों को अवॉइड करता था, मगर इस वक्त देविका के पास जो खबर थी वह हंसराज के बड़े काम की थी। देविका ने धीरे धीरे उसे पूरी कहानी बतानी शुरू की। जब हंसराज को देविका ने अनीका के बेवफा होने की बात कही, तब हंसराज ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल बंद की और अपना चश्मा उतारते हुए देविका की ओर देखकर कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की इतना गिर सकती है। हंसराज का इस तरह का रिएक्शन देखकर खुद देविका हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हंसराज यह खबर सुनकर दुखी क्यों थे। देविका ने उससे कहा, मुझे लगता है कि वह लड़की बेहद चालाक है। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि रोहित के हाथ से यह सारे पावर बहुत जल्द छीन लिए जाएंगे और इसीलिए अब वह खुलकर अपना असली चेहरा दिखा रही है। लगता है अब उसे रोहित की कोई परवाह नहीं है। हंसराज ने यह खबर सुनते ही अपने सर पर एक हाथ रख लिया और फिर धीमी आवाज में देविका से कहा, मैं भी देखता हूँ जब रोहित को एक दिन यह पैसा या पावर की पोजीशन वापस मिल जाएगी तब उस लड़की की क्या हालत होगी। देविका हंसराज की बात समझ नहीं पा रही थी। देविका ने अपने दोनों हाथ हंसराज के कंधे से हटाते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हो? रोहित को सब कुछ वापस मिल जाएगा? इसका क्या मतलब है तुम्हारा? हंसराज ने अपनी बात समझाते हुए देविका से कहा, देखो अगर आज मुझे यह सब कुछ मिल भी जाता है तो एक ना एक दिन यह सब कुछ वापस रोहित का ही तो होने वाला है। रोहित के सिवाय मेरा इस दुनिया में और है ही कौन जिसे मैं यह सब कुछ देकर जाऊंगा। हंसराज की यह बात सुनते ही देविका ने अपनी नजरें झुका ली। देविका का रिएक्शन देखकर हंसराज अपनी जगह से खड़े हो गए। अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए हंसराज ने देविका से कहा, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। इस तरह अब सर झुकाने से क्या फ़ायदा? इतने सालों में तुम मुझे एक वारिस नहीं दे पाई, तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मरने के बाद यह पावर, यह पोजीशन, यह पैसा किसी न किसी को तो दे कर जाना है। अब रोहित के अलावा मेरा है ही कौन जिसे यह सब सौंप कर जाऊँगा। देविका जानती थी कि हंसराज की बात काफ़ी प्रैक्टिकल थी। देविका ने अपने इमोशंस को संभालते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सारी गलती तो मेरी है। तुम भी समाज के उन्हीं मर्दों में से हो जो यह समझते हैं कि बच्चा ना होने की जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत की होती है, और फिर तुमने तो पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है, इसीलिए तुम पर शक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए आज तक ना तो तुम कभी डॉक्टर के पास गए और ना ही तुम्हारा चेकअप करवाने की कोई कोशिश की। अब हम इन बातों से काफ़ी दूर निकल चुके हैं, मगर इस वक्त तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जरा संभल कर रहना। जिस बेटे के इमोशंस में तुम बहे जा रहे हो उस बेटे से सावधान रहना। मुझे जरूर दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हंसराज देविका की इस बात पर चौंक कर देविका की ओर देखने लगा। देविका ने अपनी बात समझाते हुए हंसराज से कहा, जरा सोचो उस दिन कितनी आसानी से अपने हिस्से के सारे शेयर रोहित ने तुम्हारे नाम कर दिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे रोहित की कोई गहरी प्लानिंग हो सकती है? हंसराज ने इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, कोई प्लानिंग नहीं है। अरे आजकल की जनरेशन के लड़के अपने आप को अपने बाप से भी ज़्यादा तेज समझते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। रोहित को इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था कि 5% शेयर मेरे नाम करने के बाद भी वह किसी न किसी तरह 50% शेयर पर अपना हक जमा लेगा, और इसीलिए तो अब इतनी भाग दौड़ कर रहा है। न जाने दुनिया में कहाँ कहाँ जाकर हाथ फैला रहा है और किसी तरह कंपनी के शेयर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मगर तुम चिंता मत करो, 2 दिन बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है उसमें जीत हमारी ही होगी। हंसराज की बात सुनते ही देविका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। देविका को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। देविका को कभी भी किसी ने मारवा खानदान की बहू का दर्जा नहीं दिया था। हमेशा उसे नीची नज़रों से देखा जाता था। भले ही देविका ने हंसराज मारवा को हासिल कर लिया था, मगर वह इज्जत और वह जगह हासिल नहीं कर पाई जो आयशा ने हासिल की थी। और अब देविका को इस बात का यकीन हो गया था कि बहुत जल्द जब हंसराज मारवा कंपनी के मालिक की पोजीशन पर फिर से बैठ जाएंगे, उस दिन आयशा से देविका का बदला हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। देविका ने मन ही मन सोच लिया था कि जिस दिन हंसराज मारवा कंपनी पर और मारवा खानदान पर अपनी हुकूमत बना लेंगे, उसी दिन वह आयशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। 20 साल से देविका के मन में जल रही आग बहुत जल्द शांत होने वाली थी। यह सारी बातें सोच सोचकर देविका खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन भी अनीका बच्चों को खाना खिलाने के बाद रोहित से मिलने अपने विला चली गई।
अनिका अब जान चुकी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा था। अनिका जब विला के अंदर दाखिल हुई तब जल्दी से अनिका छत पर जाकर एक बाइनोक्यूलर से उस कार को देखने लगी। अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि उस कार से भी एक जासूस बाइनोक्यूलर के जरिए बंगले पर नजर बनाए हुए था। तभी अनिका के पीछे से रोहित अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आया। जैसे ही अनिका ने पीछे से रोहित की आवाज़ सुनी, अनिका ने एक झटके से खिड़की का दरवाज़ा बंद कर लिया। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे यह देखकर राहत हुई कि जिस एंगल में रोहित खड़ा था उस एंगल से खिड़की के बाहर से देखने वाले इंसान को रोहित का चेहरा नहीं नजर आता था। अनिका ने फिर धीरे से खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। अनिका ने देखा कि वो कार वहां से वापस शहर की ओर जा रही थी। अनिका ने एक राहत की सांस ली और घर के अंदर रखी एक चेयर पर आकर बैठ गई। घर में कोई फर्नीचर नहीं सजाया गया था। बिल्कुल खाली पड़े इस बंगले में रोहित के लिए कुछ खाने पीने का सामान और ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी गई थी। रोहित ने एक प्लेट में एक सूप का बाउल तैयार कर अनिका के सामने रख दिया। रोहित ने अनिका से कहा, माफ़ करना, मैं ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाया। मैंने तुम्हारे लिए आज खास अपने हाथों से खाना पकाया है। उम्मीद है तुम्हें खाना पसंद आएगा। रोहित ने हमेशा से ही अनिका को लग्जरी 5 स्टार होटलों में प्राइवेट रूम के अंदर खाना खिलाया था। इस तरह से अनिका के ट्रीट करते हुए रोहित को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर वो जानता था कि उसके पास इस वक्त और कोई चारा नहीं था। अनिका भी यह बात अच्छी तरह समझ रही थी। अनिका ने सूप के बोल से एक चम्मच सूप चखने के बाद रोहित से कहा, सूप काफ़ी अच्छा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नमक कम है इसमें। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित ने अपने सर पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, देखो मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। रुको, अभी मैं इसमें नमक डालकर दोबारा से इसे गर्म करके लाता हूँ। अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं रहने दो, यह ऐसे ही अच्छा लग रहा है। वैसे काफ़ी इम्प्रेस हुई मैं तुम्हारी इस कुकिंग के टैलेंट को देखकर। अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अनिका से कहा, वैसे मैं भी नहीं जानता था कि मैं इतना अच्छा खाना बना सकता हूँ। हाँ, जब भी तुम्हारे लिए खाना बनाने की मौका मिलता है मैं सोचता हूँ कि बस किसी तरह तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आए। वह कहते हैं ना, एक औरत के दिल तक पहुँचने के लिए जो रास्ता निकलता है वह उसके पेट से होकर निकलता है। अनिका ने हंसते हुए रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा तो मर्दों के लिए कहा जाता है, अक्सर पत्नियां अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा कहती हैं। रोहित ने पूरे बंगले की ओर इशारा करते हुए कहा, अब यहाँ पर यह डिसीज करने वाला और कोई है नहीं। इस घर में हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है, चलो कुछ देर के लिए हम अदला बदली कर लेते हैं। तुम मेरे हस्बैंड, मैं तुम्हारी वाइफ। यह ज़रूरी तो नहीं कि खाना पकाने का काम सिर्फ लड़कियों को दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी शास्त्र में लिखा है। रोहित की यह बात सुनकर अनिका ने काफ़ी इम्प्रेस होते हुए कहा, यह सब तुम शादी से पहले तो कह रहे हो, क्या शादी के बाद भी तुम्हारा नज़रिया यही रहेगा? रोहित ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, देखो अभी तुमने कहा इसीलिए मुझे याद आया कि अब तक हमारी शादी हुई नहीं। मैं तो मन से तुम्हें अपनी पत्नी मान बैठा हूँ। खाना खाने के बाद अनिका कुछ देर तक रोहित के साथ बातें करती रही। अनिका ने रोहित को घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में सब कुछ नहीं बताया। वह जानती थी कि इस वक्त रोहित को ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। अनिका ने जाने से पहले रोहित से पूछा, क्या इस वक्त तुम्हारे बॉडीगार्ड बंगले के आसपास निगरानी कर रहे हैं? रोहित ने धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, नहीं, जिंदगी में यह पहली बार है जब मैं बिना किसी सिक्योरिटी के यहाँ पर रह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को भनक भी लगे कि मैं यहाँ दिल्ली में मौजूद हूँ। रोहित की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर टेंस साफ नजर आने लगा। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी से इतनी फिक्र करोगी तो आगे चलकर क्या होगा? ऐसे कई मोड़ आएंगे ज़िंदगी में, मगर मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो यह सफ़र काफ़ी मज़ेदार बन जाएगा। अनिका ने रोहित का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, बिना इंटरनेट, बिना एंटरटेनमेंट के तुम शायर बन गए हो। जब से इस बंगले में आए हो तुम्हारा बोलने का तरीका ही बदल गया है। रोहित ने फिर से अपने दोनों हाथ अनिका के गालों पे डालते हुए कहा, अगर तुम्हें यह रोहित पसंद है तो मैं हमेशा के लिए यह सब कुछ छोड़कर यहीं पर रहने के लिए तैयार हूँ। अनिका ने मुस्कुराते हुए रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा की ज़रूरत है, और अपना फ़र्ज निभाने के लिए तुम्हारा जल्द से जल्द यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। रोहित ने भी काफ़ी सीरियस होते हुए अनिका से कहा, मैं जानता हूँ, बस अब 2 दिन की बात है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आने वाला है। बंगले से निकलने के बाद अनिका सीधे मारवा हाउस जा पहुंची। पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करने के बाद जैसे ही अनिका कार से बाहर निकली, अनिका को महसूस हुआ दिल्ली में धूप बहुत तेज हो गई थी।
गर्मियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। कुछ देर में ही सूरज की गर्मी इंसान की चमड़ी को चीरकर पार होती हुई महसूस हो रही थी। अनिका जल्द से अपने बंगले के अंदर चली गई। अनिका जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, अनिका ने देखा कि रिया और आर्यन दोनों अलेक्जेंडर को हवा दे रहे थे। अलेक्जेंडर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। अलेक्जेंडर को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अनिका घबराकर अलेक्जेंडर के पास पहुंची। अनिका को लगा कि अलेक्जेंडर को V15 पावर ड्रग के साइड इफेक्ट होना शुरू हो गए थे। अनिका घबराहट में अलेक्जेंडर के सर पर हाथ रखकर पूछने लगी, क्या हो रहा है तुम्हें बेटा? बताओ मुझे, क्या हो रहा है तुम्हें? यह कहने के बाद अनिका ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और हॉस्पिटल फ़ोन करने के लिए नंबर डायल कर दिया। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका को फ़ोन छीनते हुए कहा, मम्मा फिक्र मत करो, दरअसल अलेक्जेंडर को बहुत गर्मी महसूस हो रही है। वह यूरोप में रहता था ना इतने साल तक, अब अचानक ही यहाँ की गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसे ही अनिका ने रिया की बात सुनी, अनिका ने राहत की सांस ली। अनिका की सांसें तेज हो गई थी। आर्यन जानता था कि अनिका को अलेक्जेंडर के लिए काफ़ी फिक्र होने लगी थी। आर्यन ने अनिका को पानी का गिलास ऑफर करते हुए कहा, मम्मा फिक्र मत करो, हम बारी बारी हवा दे रहे हैं, वह कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अलेक्जेंडर ने भी अपना हाथ हवा में लहराते हुए अनिका से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक अनिका को महसूस हुआ कि एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था। अनिका को इतने गुस्से में कभी किसी ने नहीं देखा था। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर नौकरों को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी। 2 नौकर दौड़कर अनिका के कमरे में आ खड़े हुए। अनिका ने नौकरों को देखते ही कहा, एयर कंडीशन काम क्यों नहीं कर रहा है? नौकर अनिका को इतने गुस्से में देखकर अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगे। वह दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका की आवाज़ सुनकर आयशा भी निकलकर बाहर आई। एयर कंडीशन के बारे में अनिका को बात करते हुए सुनकर आयशा ने कहा, हाँ वैसे मेरे कमरे का एसी भी काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है सेंट्रल एयर कंडीशन होने की वजह से एसी प्लांट में कुछ गड़बड़ी हुई है और इसी वजह से पूरे घर में एयर कंडीशन ठीक से काम नहीं कर रही है। आयशा की बात सुनते ही अनिका हैरान होकर अपने कमरे से बाहर निकली। आयशा ने जब कॉरिडोर से नीचे देखा तो वह हैरान हो गई। अनिका ने आयशा की ओर देखकर कहा, यह कैसे हो सकता है? अभी अभी मैं घर पर आई हूँ। नीचे हॉल में सीढ़ियों पर हर जगह पर एयर कंडीशन काम कर रहा है, फिर यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ हमारे कमरे में एसी काम ना करता हो? कॉरिडोर में होने वाले शोर शराबे को सुनकर घर का पुराना नौकर रामलाल वहां आ पहुंचा। रामलाल ने अनिका से कहा, मैडम आप शांत हो जाइए, हमने टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया है, वह आकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तब तक आप मैनेज करना होगा। अनिका ने इससे पहले कभी घर के किसी नौकर को इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना था। अनिका ने उस नौकर से कहा, बच्चे कह रहे हैं काफ़ी देर से एयर कंडीशन ठीक से नहीं चल रहा है, तो फिर अब तक वह टेक्नीशियन आया क्यों नहीं? रामलाल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे टेक्नीशियन है मैडम, गर्मियों के दिनों में शहर में कई लोगों के एसी सर्विस करने होते हैं उसे, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब जरूर आ जाएगा। अनिका रामलाल की बात सुनकर चौंक गई थी। अनिका ने गुस्से से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रामलाल से कहा, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अगर एक टेक्नीशियन बिजी है तो दूसरे को बुलाया जाए। हम मारवा हाउस में रहते हैं एंड आई एम श्योर कि किसी भी टेक्नीशियंस को 10 गुना कीमत ऑफर करके हम उसे अभी के अभी यहाँ बुला सकते हैं। रामलाल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, सॉरी मैडम, मगर इस घर का चीफ सीक्रेट होने के नाते इस तरह की बेफिजूली खर्च बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुझे जो फंड्स मिलते हैं उसी में से पूरा महीना निकालना पड़ता है। कब किस वक्त कितनी रकम खर्च करनी है यह सारा जिम्मा मेरे ऊपर है, और जब तक बड़े साहब मुझे नहीं कहते मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। अनिका जानती थी कि रोहित आने वाले कुछ दिनों तक किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता था, वरना अनिका ने तभी के तभी रोहित को कॉल लगाकर अपने नौकरों को फटकार लगाने को कहा होता। मगर अनिका जानती थी कि वह मजबूर थी। इस सिचुएशन से उसे बिना रोहित की मदद के ही निपटना होगा। अनिका नहीं देख सकती थी कि अलेक्जेंडर को किसी भी तरह की तकलीफ हो। अनिका अलेक्जेंडर की कंडीशन अच्छी तरह से समझ सकती थी। यूरोप में पले बड़े होने के कारण वो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, स्पेशली जब अलेक्जेंडर के शरीर में किसी भी वक्त पावर ड्रग के साइड इफेक्ट अपना असर दिखा सकते थे। आयशा ने रामलाल की ओर देखकर कहा, एक मिनट, जहाँ तक मुझे पता है इस घर की चीफ सर्वेंट तो मालती है, जो कई सालों से घर के सारे कामकाज हैंडल कर रही है। अचानक तुम्हें कैसे चीफ बनाया गया? आयशा की बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रामलाल ने अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए आयशा और अनिका की ओर देखकर कहा, मालती जी छुट्टी पर गई हैं। वो क्या है ना, उसके कामकाज करने के तरीके में काफ़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है, और इसीलिए घर के बड़े मालिक और पत्नी की हैसियत से मिसेज देविका मारवा ने अब मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है।
देविका का नाम सुनते ही आयशा और अनिका दोनों समझ गए थे कि यह सब साजिश के तहत हो रहा था। देविका को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा था कि 2 दिन बाद होने वाली बोर्ड मीटिंग में हंसराज की जीत होने वाली थी और इसीलिए वह अभी से आयशा और अनिका को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। देविका के दिल में कई अरमान थे। आयशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने से पहले वह उसे यह दिखाना चाहती थी कि घर की बड़ी बहू होने के नाते इतने साल उसने लोगों की नज़रों में जो इज्जत बनाए रखी थी, अब वह सारी इज्जत लोग देविका को देने वाले थे। आयशा और अनिका दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि बड़ों की जंग में इस तरह से बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा था। आयशा ने अपनी आवाज़ नरमी लाते हुए रामलाल से कहा, देखिए इस वक्त बच्चा बहुत परेशान है, वह हमारे देश की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ किसी तरह से इस वक्त हमारे कमरे में एयर कंडीशन शुरू करवाओ। चलो मेरे कमरे में नहीं, सिर्फ बच्चों के कमरे में एयर कंडीशन शुरू करवा दो। रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम आपसे कहा ना, कोई तकनीकी खराबी के कारण आप लोगों के कमरे में एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, मेरे बस में कुछ नहीं है। रामलाल जैसे ही वहां से जाने लगा, रामलाल के सर पर किसी ने जोर से वार किया। रामलाल सीधा जमीन पर जाकर गिर गया। आयशा रामलाल को इस तरह देखकर हैरान हो गई। अनिका और आयशा दोनों यह देखकर हैरान हो गए कि रामलाल पर जिसने हमला किया था वह भूमिका थी। भूमिका काफी देर से पीछे खड़ी हुई रामलाल की हर बात सुन रही थी। जमीन पर गिरकर तड़फ रहे रामलाल की ओर देखकर भूमिका ने कहा, अभी इसी वक्त इन दोनों कमरों का एसी ठीक होना चाहिए, वरना तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकती हूँ। रामलाल अच्छी तरह जानता था कि भूमिका कौन थी और उसका स्वभाव कैसा था। रामलाल यह भी जानता था कि भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट की एक काफ़ी अल्फा ऑफिसर थी। रामलाल पिछले कई सालों से मारवा हाउस में काम कर रहा था। रामलाल की नज़र हमेशा से मालती की पोजीशन पर रही थी, मगर मालती रोहित की और मारवा खानदान की काफ़ी वफादार नौकर रही थी, इसीलिए रोहित को हमेशा से मालती पर भरोसा रहा था। रोहित हमेशा से घर के छोटे मोटे खर्चे के लिए हर महीने मालती को पैसे दिया करता था। रामलाल ने कई बार उन पैसों से हेरा फेरी करने की कोशिश की थी, मगर मालती ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। जब से रामलाल को इस बात का अंदाजा हुआ था कि बहुत जल्द मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की ओनरशिप में बदलाव आने वाला था, तब से रामलाल ने मौका देखकर देविका की चापलूसी करना शुरू कर दिया था। पिछले 2 दिनों में देविका का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था। देविका ने अंदाजा लगा लिया था कि हंसराज मारवा 2 दिन बाद होने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रोहित की पोजीशन हासिल कर लेगा और धीरे धीरे पूरे मारवा हाउस पर देविका का कब्जा हो जाएगा। घर पर कब्जा करने से पहले देविका अपने कुछ खास और चुनिंदा लोगों को अपनी चुनी हुई पोजीशंस पर रखना चाहती थी, ताकि पूरे घर की बागडोर अपने हाथों में लेने से उसे आसानी हो। रामलाल ने देविका की इस बात का फायदा उठाया और देविका से कहा कि घर की बागडोर एक बार देविका के हाथ में आ जाए, उसके बाद देविका इस घर की रानी बन जाएगी और घर के छोटे मोटे कामकाज कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, यह बात तो रामलाल पहले से जानता ही था। देविका को भी रामलाल की बातों पर पूरी तरह से भरोसा हो गया और रामलाल की मदद से देविका ने मालती को अपनी पोजीशन से बेदखल कर दिया। देविका यह भी अच्छी तरह जानती थी कि रोहित कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर बाहर गया था और ऐसी सिचुएशन में रोहित इन छोटे मोटे मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकता था। इसीलिए मौका देखते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के पहले ही देविका ने अपने आप को घर का नया मालिक अनाउंस कर दिया था। जमीन पर गिरा हुआ रामलाल भूमिका के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, मैडम यह क्या कर रही हैं आप? अरे मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझे जो ऑर्डर मिले हैं मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। भूमिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रामलाल को कॉलर से पकड़कर अपनी जगह पर खड़ा किया और कहा, अब मेरी भी बात ध्यान से सुन लो, अगर आने वाले 5 मिनट में एयर कंडीशन ठीक नहीं हुआ तो तुम किसी भी हॉस्पिटल में अपने आप को ठीक करने के लायक नहीं रहोगे। रामलाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ कांपने लगा। जैसे ही भूमिका ने रामलाल को कॉलर छोड़ा, रामलाल दौड़कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद अनिका और आयशा दोनों के कमरों में एयर कंडीशन ठीक हो गया। एयर कंडीशन ठीक होते ही अलेक्जेंडर काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा। अलेक्जेंडर का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। अनिका ने उसे पानी पिलाकर कुछ देर के लिए सोने को कहा। दोनों बच्चे अलेक्जेंडर पर नज़र बनाए हुए थे। तभी भूमिका अनिका का हाथ पकड़कर उसे बगल में आयशा के कमरे में ले गई। आयशा और अनिका दोनों भूमिका को इस तरह देखकर काफ़ी हैरान थे। भूमिका ने आयशा के कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए अनिका से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर तुम यह सब क्यों कर रही हो? अनिका भूमिका की बात अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा के सामने भूमिका को अनिका से बात करने में हिचक महसूस हो रही थी। भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में ले गई।
हालांकि आयशा भी कमरे के अंदर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। भूमिका ने अपनी आवाज़ दबाते हुए अनिका से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई आ गया है, तुम किसी और को डेट करने लगी हो, क्या यह सब कुछ सच है? इससे पहले कि अनिका इस बात का कोई जवाब दे पाती, भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, अगर मेरा भाई सारी दौलत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हार भी जाता है तब भी तुम फिक्र मत करना, मैं हूं ना अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स है सब कुछ उसे दे दूंगी। आज मेरे माँ बाप ने जब मुझसे कहा कि तुम अब किसी और के साथ चक्कर चला रही हो तब मुझे कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ। जब मैंने छानबीन की तब मुझे पता चला कि सारी बातें सच हैं। देखो, अगर वह लड़का रोहित से भी ज़्यादा हैंडसम है तो फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर अगर सिर्फ तुम रोहित को पैसों के लिए छोड़ रही हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें इस घर में कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। मैं अपने भाई को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। अनिका भूमिका की बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो रही थी। अनिका को यह बुरा लग रहा था कि भूमिका अनिका को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती थी, फिर भी उसके बारे में इस तरह की बातें कैसे सोच सकती थी। मगर अनिका मजबूर थी। इस वक्त वो भूमिका को सच्चाई नहीं बता सकती थी कि वह चोरी छुपके जिससे मिलने जाया करती थी वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका होने वाला पति रोहित मारवा था। भूमिका ने कुछ देर तक जब अनिका को खामोश खड़ा हुआ देखा तो अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की कोई तस्वीर है? मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन है वह लड़का जिसने मेरे भाई के होते हुए भी तुम्हारा दिल चुरा लिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि भूमिका इतनी बड़ी स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर होने के बावजूद इस तरह की बातें कैसे कर सकती थी। भूमिका ने अपनी बात बदलते हुए अनिका से कहा, यह सब कुछ हंसराज अंकल की वजह से हो रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि बाप होने के बावजूद एक बेटे के साथ कोई इस तरह का सलूक कैसे कर सकता है। इंसान जो भी कमाता है वह सब कुछ एक न एक दिन उसकी औलाद के नाम हो जाता है। यह तो दुनिया का नियम है। यह पहला बाप है जो अपनी ही औलाद के नाम पर जो कुछ भी है वह अपने नाम पर कर लेना चाहता है, और फिर उनके मरने के बाद यह सब कुछ फिर से रोहित के नाम ही तो होने वाला है। फिर यह सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी? रोहित के अलावा उनकी और कोई औलाद नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उस देविका आंटी ने हंसराज अंकल को अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे खड़ा कर दिया है। अनिका, देखो, मैं तुम्हें मन से अपनी भाभी मान चुकी हूँ। अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ होती है तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं भी एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें रोहित से ज़्यादा हैंडसम लड़का मिल गया है तो तुम्हारे साथ मेरी बेस्ट विशेष हैं। मगर हाँ, इतना याद रखना, अगर ऐसा हुआ तो दोबारा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। यह कहते हुए भूमिका वहाँ से चली गई। भूमिका के जाते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बच्चों को खाना खिलाने के बाद अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। अनिका ने अगले एक दिन तक अलेक्जेंडर की तबीयत पर नज़र बनाए रखी। इसके बाद अनिका को यह एहसास हुआ था कि अलेक्जेंडर पूरी तरह से ठीक था। फाइनली वो दिन आ गया था जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली थी। नौकर रामलाल अपने सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकलकर सीधा सेंटर एसी यूनिट के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने अनिका और आयशा के रूम में चल रहे एयर कंडीशन में फिर से गड़बड़ी कर दी। जब वहां के केयरटेकर ने रामलाल से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था तो रामलाल ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अपने साथी नौकर से कहा, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं कर सकते वह लोग। अब परसों उन लोगों ने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला लेने का आज टाइम आ गया है। आज कंपनी के बड़े बड़े लोग मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि अब से कंपनी और घर पर सिर्फ और सिर्फ हंसराज मारवा का अधिकार रहेगा। हमारा मालिक बदलने वाला है और मालिक बदल जाएगा तो साथ साथ इस घर पर जो लोग ज़बरदस्ती हुकूमत कर रहे थे उनकी तानाशाही भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब हमें लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नई मालकिन बहुत जल्द देवी का मारवा बनने वाली है। एसी बंद होने की वजह से अनिका की नींद डिस्टर्ब हो गई थी। अनिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि कुछ ही देर में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शुरू होने वाली थी। अनिका ने पहले से सारे इंतजाम कर रखे थे। अनिका बोर्ड ऑफ मीटिंग को लाइव अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अनिका ने रोहित से कहकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जिस हॉल में होने वाली थी वहां के सीसीटीवी कैमरा का टेलीकास्ट अपने मोबाइल में करवा लिया था। अनिका हॉल में होने वाली सारी बातें भी आसानी से सुन सकती थी। जैसे ही अनिका ने अपने मोबाइल में उस हॉल की फुटेज देखना शुरू किया, अनिका जमा हुई भीड़ को देखकर हैरान हो गई। कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉल था जहां अक्सर इम्पोर्टेंट मीटिंग की जाती थी, मगर 500 की कैपेसिटी वाले इस हॉल में लगभग 700 से 800 लोग इस वक्त मौजूद थे। हालांकि मीटिंग में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाया गया था, मगर
मगर कंपनी के बहुत पुराने एम्प्लॉयर्स भी इस मीटिंग में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे। किसी न किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मदद से कई सीनियर्स ऑफिसर भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए हॉल में पहुंच चुके थे। हॉल के बीचों बीच एक कन्फर्म रूम था जिसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दाखिल हो सकते थे। अनिका ने उस कमरे की सीसीटीवी फुटेज ऑन कर दी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बड़े से टेबल पर धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर बैठते जा रहे थे। माहौल काफ़ी टेंस लग रहा था। सभी के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आ रही थी। हंसराज ने अपनी जगह लेते हुए अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई फाइल्स मेज पर रखी। तभी हंसराज के ठीक बगल में बैठे पंकज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हंसराज, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम अपनी पुरानी पोजीशन वापस हासिल करने वाले हो। जो जगह तुम्हारी थी वह आज वापस तुम्हें मिल रही है। तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि रोहित ने हम पर क्या क्या जुल्म किए हैं। हमने अपना खून पसीना लगाकर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दी थी, मगर छोटी छोटी बातों को लेकर रोहित हमसे नाराज हो जाता था। हमें तो बिल्कुल एक पियन की तरह ट्रीट करता था। यहाँ तक कि मुझसे मेरे सारे पावर भी छीन लिए गए थे। तुम आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंपनी पहले की तरह फिर से प्रोग्रेस करने लगेगी। पंकज की बात खत्म होते ही हंसराज ने धीमी और गहरी आवाज में पंकज से कहा, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित अभी छोटा है, ना समझ है। हम लोग जो बातें समझ सकते हैं वह अभी उसकी समझ से बाहर हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, जैसे ही सारे पावर मेरे हाथ में आ जाएंगे मैं रोहित की अकल भी ठिकाने ला दूंगा। कुछ दिनों में वह भी बिजनेस करने के तौर तरीके सीख जाएगा। वह तो मुझसे हाथ भी मिला लेगा और तुमसे माफ़ी भी मांग लेगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। यह बात सुनते ही पंकज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पंकज ने हंसराज की बात सुनकर ताली बजाना शुरू किया और कमरे में बैठे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, आज कंपनी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आज की तारीख हमारा देश याद रखेगा। पंकज की बात खत्म होते ही अचानक ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी जगह से खड़े होते हुए पंकज से कहने लगा, यह तुम क्या कह रहे हो? इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और हंसराज, तुम पिछले 20 साल से हमारे देश से जुड़े नहीं हो, इसीलिए तुम्हें शायद पता नहीं है कि पिछले 5 सालों में रोहित ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि रोहित हमारी जनरेशन का नहीं है। हमारे काम करने के तरीकों और उसके काम करने के तौर तरीकों में काफ़ी फ़र्क है, मगर कंपनी को भी बदलाव की ज़रूरत है। नए ख्यालातों के साथ काम करेंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे और रोहित के साथ काम करके हमेशा से कंपनी फ़ायदे में ही रही है। अरे पंकज, तुम यह बात कैसे भूल सकते हो कि एक बिजनेसमैन का असली धर्म होता है कि वह अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करके दे। और रोहित ने जब से कमान संभाली है तब से रोहित ने हमारी कंपनी को बेहतरीन प्रॉफिट्स दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर भी हमसे बहुत खुश हैं। और इन सारी बातों का श्रेय सिर्फ और सिर्फ रोहित को जाता है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे काम करने का तरीका रोहित खुश नहीं था, इसीलिए तुम इस तरह से बुराई कर रहे हो। जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये बात कही थी वह भूमिका के पापा सुधीर मारवा थे। वैसे तो वह रोहित के दूर के चाचा थे, मगर हमेशा से सुधीर के संबंध रोहित के साथ काफ़ी अच्छे रहे थे। सुधीर की बात सुनते ही पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यहाँ सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। यहाँ सभी लोग यह जानते हैं कि तुम रोहित को शहद लगाने में सबसे आगे क्यों हो, मगर यह बिजनेस है। यहाँ पर अपने बॉस को मस्का लगाने से अच्छा होता है कि तुम बिजनेस के तौर तरीके सीख जाते। तुम जैसे कई लोग हैं जो बिना टैलेंट के, बिना किसी काम के बॉस की नज़रों में अपनी इमेज अच्छी बनाकर तरक्की हासिल कर लेते हैं, मगर मेरे शरीर के अंदर बिजनेस परिवार का खून दौड़ रहा है। पंकज की ऐसी कड़वी बात सुनकर सुधीर ने अपनी दोनों हाथ मेज पर पटकते हुए कहा, मेरे शरीर के अंदर भी उसी खानदान का खून दौड़ रहा है। मुझसे इस तरह की बात करने से पहले 10 बार सोच लिया करो। तुम क्या कह रहे हो, क्या करते हो, इस कमरे में बैठे सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अचानक ही पूरे कमरे में शांति छा गई। सुधीर की आवाज़ बहुत तेज थी। तभी बिल्कुल मीठी और रसीली आवाज़ में देविका ने सुधीर की ओर देखकर कहा, प्लीज़ भैया, आप शांत हो जाइए। इसी मीटिंग को बुलाने के पीछे हमारा मकसद एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ किस तरह आगे बढ़ना है वह तय करना है। हंसराज ने हमेशा ही मारवा खानदान की भलाई के बारे में सोचा है। अमेरिका में रहकर खुद का इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बिजनेस को दुनिया के बाकी देशों में भी फैलाया जाए। तब हमें सबसे पहले हमारे देश का ख्याल आया, और हमारे देश में अगर बिजनेस करना है तो हमारे लिए मारवा खानदान के साथ फिर से हाथ मिलाने से बेहतर और कोई अवसर नहीं था।
आज हम सबको मौका मिला है फिर से एक होने का। ऐसे शुभ अवसर पर आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं हासिल होगा। आप सबके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हंसराज ने यह तय किया है कि अमेरिका का उसका जो बिजनेस है उसकी पूरी की पूरी वैल्यूएशन मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर दी जाएगी और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ चुनिंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिस्से में उस कंपनी के हिस्सेदारी दी जाएगी। और इसके बदले में हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, खानदान के साथ दोबारा जुड़ने की हमारी तरफ से ऐसी छोटी सी भेंट समझिए। कमरे में बैठे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि हालांकि हंसराज की अमेरिका वाली कंपनी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जितनी पावरफुल नहीं थी, मगर हंसराज की कंपनी भी कम से कम बाजार में 1000 करोड़ की वैल्यूएशन रखती थी। हंसराज बिना किसी शर्त के यह 1000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी अपने पसंदीदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेंट में देना चाहता था। यह बात सुनते ही पंकज और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका यह सब कुछ बड़े ही आराम से बालकनी में बैठी चाय की चुस्की लेते हुए देख रही थी। अनिका यह सब कुछ देखकर सोच में पड़ गई कि कैसे लोग कमरे में मौजूद थे। हर एक बंदा कम से कम 500 से 1000 करोड़ का बैंक बैलेंस रखने वाला इंसान था, मगर फिर भी और पैसों के लालच में सभी लोग अंधे बने घूम रहे थे। तभी अनिका की नज़र कॉन्फ्रेंस हॉल के मेन एंट्रेंस पर पड़ी। रोहित ब्लैक सूट पहनकर अचानक कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ। रोहित को देखते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में जो शोर शराबा चल रहा था वह अचानक ही शांत हो गया। सभी लोग धीरे धीरे रोहित को गुड मॉर्निंग कहने लगे। जैसे जैसे रोहित अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, लोग रोहित को झुककर बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग विश करने लगे। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर किसी ने यह बात फैला दी कि रोहित पहुंच चुका था। आपस में बात करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अचानक ही शांत हो गए। तभी रोहित के जूतों की आवाज़ सभी के कानों पर पड़ी। जानी पहचानी सी जूतों की आवाज़ सुनकर रोहित के वफादार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। जैसे ही रोहित कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए, चाहे वो रोहित के सपोर्टर्स थे या रोहित के अपोजिट टीम में थे। रोहित को देखते ही बिना सोचे समझे सभी के पाँव अपनी अपनी जगह पर जम गए। सभी लोगों ने उठकर रोहित को गुड मॉर्निंग कहा। रोहित भी बड़े ही अदब से सबके गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए अपनी चेयर के पास जाने लगा। पंकज मारवा को खुद पता नहीं चल रहा था कि कब वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। रोहित के पास आते ही पंकज ने रोहित को गुड मॉर्निंग कहा। जैसे ही वह रोहित के साथ हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगा, उनकी नज़र ठीक उनके बगल में बैठे आयुष पर पड़ी। आयुष और हंसराज बड़े आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। उन दोनों को इस तरह देखकर पंकज को भी रियलाइज हुआ कि उसने ना चाहते हुए भी रोहित को रिस्पेक्ट दे दी थी। इसीलिए अपने हाथ फिर से पीछे खींचते हुए पंकज अपनी जगह पर बैठ गए। रोहित के जूतों की आवाज़ हंसराज के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। रोहित के जूतों की आवाज़ से पूरा कॉन्फ्रेंस रूम इको होने लगा था। कहा जाता था कि किसी भी इंसान की पहचान उसके जूतों से करनी चाहिए। रोहित के चलने का तरीका, उसके जूतों का सिलेक्शन उनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी प्रभावशाली बना देता था। जब रोहित चलकर अपनी हमेशा की चेयर के पास आया तो उसने देखा उस चेयर पर पहले से हंसराज मारवा ने कब्जा बना लिया था। रोहित ने बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए ठीक उसी चेयर से बगल वाली चेयर पर बैठ गए। भले ही रोहित उस हेड ऑफ द कंपनी की बड़ी चेयर पर नहीं बैठा था, मगर फिर भी लोगों की नज़र रोहित पर गड़ी हुई थी। हंसराज अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने रोहित के इस प्रभाव को यहीं पर नहीं रोका तो हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी के चेयरमैन की जगह पर बैठने के बावजूद उसे हमेशा ही रोहित के नीचे समझा जाएगा। इसीलिए चेयरमैन की कुर्सी पर लीगल कब्जा करने के पहले हंसराज रोहित के इस प्रभाव को तोड़ना चाहता था। वह रोहित को यह बता देना चाहता था कि अब कंपनी का बॉस बदलने वाला था और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अभी यह बता देना चाहता था कि रोहित अब हंसराज मारवा के नीचे था। हंसराज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, जेंटलमैन, आज की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी जुड़े हैं वह बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेट आने की माफ़ी मांगे। यह कहने के बाद हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, बेटा, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं वह हमारे रिश्तेदार हैं। तुम्हारे चाचा ताऊ तुम्हारे साथ किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए लोग हैं, तुमसे उम्र में बड़े हैं। तुम इस मीटिंग के लिए 15 मिनट लेट आए हो। सबसे पहले सबसे माफ़ी मांगो, क्योंकि इस कंपनी में काम कर रहे सभी लोगों का वक्त उतना ही कीमती है जितना कि तुम्हारा और मेरा, और यह सब बातें हमें हमारे साथियों को बता देनी चाहिए। हंसराज की बात सुनते ही देविका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हंसराज ने एक काफ़ी अच्छी चाल चली थी। रोहित को सबके सामने माफ़ी मंगवाकर वह रोहित की अथॉरिटी सबकी नज़रों में कम करना चाहता था।
और वह अच्छी तरह से जानता था कि वह रोहित के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। इसीलिए संबंधों का वास्ता देकर हंसराज ने रोहित को एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। अनिका जो यह सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन में देख रही थी, वह भी अब काफ़ी क्यूरियस हो रही थी और अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देख रही थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर रोहित सिचुएशन से बचने के लिए क्या करेगा। अनिका जानती थी कि रोहित देश के और दुनिया के सबसे शातिर बिजनेसमैन में से एक था, मगर रोहित का इस बार जिससे वास्ता पड़ा था वह सचमुच रोहित का बाप था। हंसराज की बात पूरी होते ही रोहित ने भी मुस्कुराते हुए सबके सामने देखा और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, माफ़ कीजिए, आप सब लोग मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मगर दरअसल मुझे आज आने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा बिजी था। और आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे दादाजी जिन्होंने इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना जी जान लगा दिया था, वह संबंधों को कितना अहम समझते थे। वह हमेशा कहते थे कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं, चाहे करोड़ों की डील रुक जाए, मगर कभी अपने चाहने वालों को हमें नाराज़ नहीं करना है। बस दादाजी के इसी सिद्धांतों पर हमें आगे चलते रहना है, चाहे दिन कोई भी हो। मैं दादाजी के सिद्धांतों पर चलने से नहीं रुक सकता। रोहित का यह मास्टर स्ट्रोक सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका और रोहित की अब तक शादी नहीं हुई थी, फिर भी रोहित इस तरह से सबके सामने यह कह रहा था कि रोहित को उसकी वाइफ के साथ वक्त गुजारना था, इसीलिए उसी देरी हुई थी। रोहित की यह बात सुनकर फोन पर रोहित को देख रही अनिका के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। अनिका जानती थी कि यह रोहित का मास्टर स्ट्रोक था, मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि रोहित इस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अनिका को शामिल कर देगा। रोहित ने अपनी बातें पूरी करने के बाद सीसीटीवी कैमरे की ओर देखकर अपनी एक आंख मार दी। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अनिका यह सब कुछ देख रही थी। अनिका को रोहित को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त रोहित पर गुस्सा आना चाहिए था या रोहित के इस मास्टर स्ट्रोक पर उसे गर्व महसूस होना चाहिए। अनिका की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। रोहित की बातें सुनकर अनिका की अधूरी नींद भी पूरी तरह खुल गई थी। अनिका को अब यह एहसास नहीं हो रहा था कि एयर कंडीशन ठीक से काम नहीं कर रहा था। बालकनी में बैठी अनिका की नज़रें पूरी तरह से अपने मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। अपनी बात पूरी करने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा रोहित अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल खोलकर उसमें कुछ डिटेल्स पढ़ने लगा। रोहित को इतनी आसानी से लोगों पर अपना प्रभाव बनाते हुए देखकर हंसराज अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, मगर वह यहाँ आज जीतने आए थे। वह किसी भी कीमत पर हार का सामना नहीं करने वाले थे। हंसराज ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित से कहा, देखो, पिताजी के सिद्धांत अपनी जगह पर हैं, मगर आज हमें अगर इस कंपनी को आगे ले जाना है तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों एक बिजनेसमैन हैं। और अगर तुम रिश्तों की बात करते हो तो मुझे लगता है इस मामले में तुम पूरी तरह से फेल हो रहे हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता की हैं। तुमने अपनी आपसी रंजिश पूरी करने के लिए अपने ही चाचा के सारे पावर छीन लिए थे। और तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? तुम अगर रिश्तों की कीमत नहीं समझते तो यह कैसे कह सकते हो कि तुम पिताजी के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहे हो? हंसराज मारवा का यह इल्ज़ाम सुनकर कमरे में बैठे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैरान हो गए। कमरे में मौजूद सारे लोग रोहित का जवाब सुनना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग किसी कोर्ट रूम ड्रामा में बदल गई थी, जहां बाप और बेटा एक दूसरे को कटघरे में खींच गए थे। और इस वक्त बाप ने बेटे को अपनी ही कहे पर एक जाल में फंसा दिया था। रोहित ने एक और दादाजी के सिद्धांतों पर चलकर फैमिली को इम्पोर्टेंस देने की बात कही थी, और दूसरी ओर पंकज, जो रोहित के चाचा थे, उससे कंपनी के सारे पावर खींच लिए थे। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस बात का रोहित के पास क्या जवाब था। तभी अचानक रोहित के पीछे खड़ा चिराग अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल के पन्ने पलटते हुए बोर्ड को एड्रेस करके कहने लगा, इन फाइल में वह तमाम डील है जिन्हें पंकज चाचा ने पिछले कुछ सालों में किया और जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हमारे इन्वेस्टर का भरोसा हमसे कुछ उठने लगा था, इसीलिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। और मैं आज भी यही बात दोहराऊंगा कि मैं दादाजी के सिद्धांतों पर चल रहा हूं, क्योंकि भले ही हम सब बिजनेसमैन हैं, मगर हमारे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स के साथ भी हमारा कुछ रिश्ता जुड़ा है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है हम ज़रूर करते हैं। चाचा ने जो कुछ भी किया था उससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, और इसीलिए यह करना बहुत ज़रूरी था। इस फाइल में वह तमाम सबूत हैं जिसमें पंकज चाचा ने किए हुए कुछ फ्रॉड के सबूत हैं जो आप सबको चौंका देंगे।
हाँ, आप मुझसे यह भी पूछ सकते हैं कि मैंने इससे पहले यह सारी बातें आपको क्यों नहीं बताई, तो इसका जवाब भी मेरे पास पंकज चाचा मेरे अपने चाचा हैं। मैं नहीं चाहता था कि लोगों के मन में पंकज चाचा के खिलाफ किसी भी तरह का जहर भर जाए, और इसीलिए मैंने आज तक की ये बातें छुपा कर रखी और पंकज चाचा से सारे पावर छीन लिए, जिससे वह हमारे बिजनेस को आगे कोई नुकसान न पहुंचा सके। रोहित ने जो फाइल टेबल पर रखी थी उसमें पंकज के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, इसीलिए हंसराज के पास रोहित से आर्गुमेंट करने के लिए कोई दलील बाकी नहीं रही थी। पंकज को जिस तरह रोहित ने सबके सामने बेनकाब किया था, वह देखकर पंकज और आयुष दोनों अपना सर झुकाकर बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। हंसराज भी अच्छी तरह जान चुका था कि उसका पहला दांव नाकामयाब हो गया था। रोहित का प्रभाव दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने कम करने के लिए हंसराज ने यह चाल चली थी, मगर हंसराज पूरी तरह से नाकामयाब हो गए थे। इसीलिए बात बदलते हुए हंसराज ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर देखते हुए कहा, एनीवे, बड़ी बड़ी कंपनी में यह सब छोटे छोटे मामले चलते रहते हैं। दरअसल पंकज और रोहित के काम करने का तौर तरीका अलग होने की वजह से यह सब कुछ हो रहा था, मगर आप लोगों को फिक्र करनी नहीं है। आगे चलकर यह सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब एक साथ इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। तो मुद्दा इस वक्त यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अगला चेयरमैन कौन होगा। मैं चुनाव के लिए अपना नाम आगे रखता हूँ। मेरे पास ऐसा करने की वजह भी है। सबसे ज़रूरी बात, मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे देश के बाहर काफ़ी कम एक्टिव है, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ग्लोबल डीलर बनना है तो हमें फॉरेन कंट्रीज के साथ भी मेलजोल बढ़ाकर बिजनेस करना होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मौजूदा चेयरमैन ने कभी इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया, और इसीलिए ग्लोबल मार्केटिंग में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अपनी वह पहचान नहीं बना पाई है जो हमारे देश में मारवा इंडस्ट्रीज की है। मैंने कई सालों तक अमेरिका में रहकर वहाँ बिजनेस किया है। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मेरे संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और उन क्लाइंट को मैं सीधे मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करने के लिए कन्वेंस कर सकता हूँ। इस तरह से फॉरेन मार्केटिंग में भी हमारा होल्ड बढ़ जाएगा। अगर मैं चेयरमैन की कुर्सी संभाल लेता हूं तो न सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के इंटरनेशनल मैटर को सोल्व कर पाऊंगा, बल्कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगा। यह मेरा वादा है आप लोगों से। हंसराज की स्पीच खत्म होते ही आयुष, पंकज और देविका ने तालियां बजाना शुरू किया। उन दोनों को देखते ही हंसराज के बाकी स्पोर्ट्स भी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नेता के भाषण में उसकी रैली में मौजूद उसके सपोर्टर्स तालियां बजाकर लोगों को कन्वेंस करना चाहते थे कि हंसराज से बेहतर नेता इस वक्त उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता था। तालियों का दौर खत्म होने के बाद रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीमी मगर प्रभावशाली आवाज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहने लगा, मैं दाद देता हूँ मिस्टर हंसराज मारवा की नज़रों की। उन्हें अभी आए कुछ ही दिन हुए हैं, मगर उन्होंने अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी पता कर ली है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जानकारी इकट्ठा करना ही एक चेयरमैन पद की उम्मीदवार के लिए काफ़ी नहीं होता। उसके पीछे का मोटिव उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है। मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कम कर दिए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हमारे देश में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की थी, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहा था। आप लोग जानते हो इंटरनेशनल बोर्ड पर वार जैसी सिचुएशन है। कई देश एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। ऐसे हालात में इंटरनेशनल बिजनेस करना हमारी कंपनी के लिए खतरे से खाली नहीं होता। हालात सुधरने के बाद जरूर हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डीलिंग बढ़ाने की पहल करनी होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता हमें ऐसा कोई भी कदम उठाना चाहिए। रोहित की आर्ग्यूमेंट सुनकर फिर से हंसराज की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित को किस तरह लोगों के सामने नीचा दिखाए। रोहित के पास उसकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब था। इसीलिए फिर से अपनी बात बदलते हुए हंसराज ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, चलो ठीक है, अब हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं। कंपनी की फाइल्स मैंने अच्छी तरह से चेक की है। कंपनी में आगे क्या क्या सुधार करने चाहिए वह सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हमें चेयरमैन की पोजीशन के लिए वोट्स की काउंटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द नया चेयरमैन अपने तरीके से कंपनी को आगे बढ़ा सके। यह कहने के बाद सभी लोगों के चेहरे के ऊपर सीरियस एक्सप्रेशन आ गई। अब वह घड़ी आ गई थी जब लोगों को अपने लीडर को चुनना था।
लीगली हंसराज और रोहित में जो 15% शेयर होल्डर का सपोर्ट हासिल करेगा वह कंपनी का अगला चेयरमैन हो सकेगा। हंसराज काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि आर्यन के शेयर होल्डिंग के अलावा रोहित के पास इस वक्त और कोई सपोर्ट हासिल नहीं था। हालांकि हंसराज मारवा ने भी अभी तक मेजोरिटी हासिल नहीं की थी, मगर उसे यकीन था कि फैमिली मेंबर्स में से कई लोग अब उसकी ओर आ गए थे और वोटिंग के दरमियान वो लोग उसी का साथ देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 2 लोगों का शेयर होल्डिंग वोट्स की काउंटिंग करने के लिए नियुक्त किया गया था। धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने स्पोर्ट्स का वोट देना शुरू किया। वोटिंग शुरू होते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ देर बाद सभी लोगों ने अपना वोट दे दिया। देखते ही देखते हंसराज का शेयर स्पोर्ट्स 40% तक पहुंच गया, मगर रोहित के पास अपने गिने चुने कुछ स्पोर्ट्स को छोड़कर सिर्फ भूमिका का पापा का सपोर्ट था। मगर सब कुछ मिलाकर भी रोहित के पास सिर्फ 47% वोट शेयर थे। सभी लोग अब यह सोच सोचकर हैरान हो रहे थे कि आखिर बाकी के 5% शेयर होल्डर के सपोर्ट के बारे में कैसे जाना जा सकता था। सभी लोग यह सोच सोचकर हैरान थे कि बाकी के 5% शेयर किसके पास थे। हंसराज अच्छी तरह से जानते थे कि अक्षय वर्मा ने जो 5% शेयर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर किंग के पास खरीदे थे, वो 5% शेयर हंसराज को सपोर्ट करने में इस्तेमाल किए गए थे। फिर बाकी के 5% शेयर कहाँ थे और किसके पास थे, यही सोच सोचकर सब लोग हैरान हो रहे थे। मगर इस वक्त यह जानना जरूरी था कि उन 5% शेयर होल्डर के वोट किसके पक्ष में थे। अगला चेयरमैन तभी डिसाइड किया जा सकता था जब इस बात का खुलासा होता। तभी चिराग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल में से एक डॉक्यूमेंट निकाला और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सीनियर मेंबर्स के सामने रख दिया। कुछ देर तक वह सीनियर मेंबर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट पढ़ने लगे। आसपास बैठे लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चिराग के दिए हुए डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। कुछ देर तक अच्छी तरह से उन कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद उनमें से एक सीनियर मेंबर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मेरे सामने इस वक्त कंपनी के 5% शेयर के दावेदार के कुछ कागजात पड़े हैं। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के 5% शेयर मिस्टर चिराग ने खरीद रखे हैं। यह सुनकर अचानक ही कमरे में मौजूद लोग हैरान होकर एक दूसरे को धीमी आवाज में बातचीत करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित का पर्सनल सेक्रेटरी इतना शातिर खिलाड़ी निकलेगा। कंपनी के 5% शेयर का मतलब था कि चिराग खुद हजारों करोड़ों का मालिक था, मगर फिर भी चिराग रोहित का पर्सनल सेक्रेटरी बनकर दिन रात नौकरी क्यों कर रहा था, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अब लोगों को यह शक भी होने लगा था कि जरूर इसके पीछे रोहित की कोई चाल थी। रोहित ने जब यह सवाल सबकी आंखों में पड़ा तो अपनी जगह से खड़े होते हुए रोहित ने चिराग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिराग पिछले कई सालों से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का वफादार एम्प्लॉय रहा है। उसका परफॉर्मेंस कंपनी में सबसे शानदार रहा है। आप लोग शायद यह भूल रहे हैं कि चिराग अमेरिका की बहुत ही रेपुटेड बिजनेस स्कूल से गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, वह पिछले कई सालों से हमारे साथ नौकरी जरूर कर रहा है, मगर उसने अपने लिए भी कुछ फ्यूचर प्लान्स बना रखे थे। कई सालों पहले नौकरी ज्वाइन करने के बाद हर महीने अपनी तनख्वाह से चिराग ने अब कंपनी के शेयर एक्वायर करना शुरू किया था। इसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर चिराग ने 2 साल पहले मार्केट से काफ़ी शेयर उठाए थे। चिराग ने जब डील की थी तब मार्केट में हमारे शेयर की कीमत आज के मुकाबले कहीं कम थी। मैं आज सबके सामने चिराग को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा कि जिस इंसान ने हमारी कंपनी में एक बिजनेस स्ट्रेटेजी मेंबर की हैसियत से नौकरी ज्वाइन की थी, आज वही लड़का अपनी काबिलियत से हमारी ही कंपनी का पार्टनर बन चुका है। मुझे लगता है हम सबको तालियां बजाकर चिराग की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। रोहित की बात सुनकर सभी लोग हैरान जरूर थे, मगर तालियां बजाकर चिराग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। चिराग की हिस्सेदारी की बात सुनते ही हंसराज के चेहरे के होश उड़ गए। वहां ठीक बगल में बैठे पंकज ने अपनी जगह से खड़े होते हुए सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या आप लोग जानते भी हैं कि कंपनी के 5% शेयर का बाजार में कीमत क्या है? क्या आप लोगों को यकीन है कि यह दस्तावेज सही हैं? कंपनी के काफ़ी सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने चिराग के डॉक्यूमेंट पंकज को थमाते हुए कहा, देखिए, ना सिर्फ डॉक्यूमेंट मगर हमने अभी अभी सिस्टम पर भी चेक किया है, मगर चिराग ने कंपनी के 5% शेयर सचमुच एक्वायर किए हैं और हमारी कंपनी के इतने इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर होने के नाते अब चिराग का वोट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बताइए चिराग, कंपनी के चेयरमैनशिप की पोजीशन के लिए मिस्टर हंसराज और मिस्टर रोहित के बीच आप किसे वोट देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में आपका वोट इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है।
क्योंकि आप जिसे वोट करेंगे वही हमारी कंपनी का अगला चेयरमैन होगा।